वॉइस नहीं आती है। ठीक है, ठीक है, चलो भाई करें, बढ़े आगे। ठीक है, अब बेटा याद करो, मैंने तुम्हें कल हेटरोट्रॉप्स कराया था, उसमें मैंने सबसे पहले उसमें 3 पार्ट्स उसके बताए थे। ठीक है, उसमें क्या बताया था मैंने? होलोजोइक। होलोजोइक मैंने क्या एग्जांपल लिखवाए थे? हाँ, एनिमल्स एंड ह्यूमंस। और भी लिखवाए थे, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोआ। ठीक है, एग्जांपल्स में से क्वेश्चन पूछता है। होलोजोइक में क्या है बेटा कि होलो ट्यूब है, होलो ट्यूब है जिसके अंदर खाना हमें खाते हैं और वो सारा उसी ट्यूब के अंदर 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 पूरी बॉडी से हम डाइजेस्ट करके रिमूव आउट भी हो जाता है, इसलिए उसका नाम होलोजोइक है, होलोजोइक। ठीक है, होलो ट्यूब है। तो बेटा मैंने अब इसमें एग्जांपल लिखवाए हैं एनिमल्स एंड ह्यूमन। समझ में आती है बात है ना, कि हम क्या करते हैं, खाना अपने स्टमक के अंदर ले जाके डाइजेस्ट करते हैं, है ना, उसके बाद एब्जॉर्प्शन करके एसिमिलेशन करके एक्सक्रीट कर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा मैंने एग्जांपल लिखवाए हैं क्या? अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोन्स के अंदर ही आते हैं। ठीक है, तो अमीबा पैरामीशियम भी ऐसे वाला ही करते हैं। उनके अंदर क्या है? अमीबा पैरामीशियम क्या है? सिंगल सेल स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल से हम मल्टी सेल्यूलर है, हम मल्टी सेल्यूलर इसलिए हमारा क्या है, सेल से टिश्यूज बने, टिश्यूज से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। तो हमारे पास प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है सारा, डाइजेस्टिव सिस्टम अलग है, रेस्पिरेटरी अलग है, ठीक है, ब्लड सर्कुलेशन अलग चलता है। ठीक है, तो सिंगल सेल अमीबा के अंदर, अमीबा की कोई शेप नहीं होती, कैसे ही बना दो। ठीक है, ये होलोजोइक ही करता है ना, होलोजोइक हेटेरोटॉपिक न्यूट्रिशन करता है। ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन करता है। अब अमीबा के अंदर क्या होता है, देखो कोई सेल होगा तो उसके अंदर क्या होता है, बीच में क्या होता है? न्यूक्लियस। ठीक है, साइड में क्या होता है? साइटोप्लाज्म। ठीक है, साइटोप्लाज्म होता है, साइटोप्लाज्म में बहुत सारे ऑर्गेनलीज होते हैं। जब हम सेल पढ़ेंगे ना तो सेल का स्ट्रक्चर देखेंगे। ठीक है, ओके, क्या क्या होता है, तो मैं सिंपली साधारण बात में तुम्हें बता रही हूँ। न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होता है। अब ये क्या करेगा अमीबा, इसके पास खाना आता है, जो ये जो भी चीज खाता है, इसके पास फूड पार्टिकल आया, क्या बोलते हैं? फूड पार्टिकल। ठीक है, फूड पार्टिकल आया, फूड पार्टिकल जैसे इसके पास आता है, जहां भी आता है, अब हम क्या करते हैं, मुंह से ही खाना खाते हैं ना, है ना, कहीं और तो कान नाक भी में होल है, वहां कहीं कुछ नहीं कर सकते, है ना, माउथ है तो माउथ स्पेसिफिक खाने के लिए। इनके पास ऐसा नहीं है, ये सिंगल सेल है क्योंकि स्ट्रक्चर नहीं है ना, वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर नहीं है। तो जहां भी फूड आएगा, यहां आ गया, इन्होंने यहीं पे क्या कर लिया अपना, ठीक है, स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है इस तरीके का। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, अंदर ले गया उसको। अगर फूड पार्टिकल यहां होता तो ये वाला अगले स्टेप में यहीं पे इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाता है। अमीबा क्या करता है, जहां भी फूड आएगा उसको वहीं पे स्ट्रक्चर ऐसा फॉर्म करके उसको अंदर डिफ्यूज कर लेता है। ठीक है, अपने अंदर ले लेगा, डाइजेशन हो गया, डाइजेशन होने के बाद इसी तरीके से बॉडी के सरफेस से कहीं से भी वेस्ट प्रोडक्ट जो है वो, ये वेस्ट प्रोडक्ट निकल रहा है बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है। ठीक है, इसलिए इसको होलोजोइक में रखा गया है। हालांकि सिंपलेस्ट तरीका है कि क्या करना है, होलोजोइक, इसके पास होलो ट्यूब वाला स्ट्रक्चर नहीं है, बट खाना फिर भी कैसे कर रहा है, डाइजेस्ट, बॉडी के अंदर ले जाता है, डाइजेस्ट करता है, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव ऑफ करता है। हम भी वही प्रोसेस कर रहे हैं। सेप्रोफाइट्स को मैंने अलग बताया है, पैरासाइट्स का अलग बताया। ठीक है, तो इसलिए अमीबा को मैंने इसमें होलोजोइक में डाला गया है। ठीक है, होलोजोइक का कभी नहीं पूछेगा तुमसे कि भाई ह्यूमन है एनिमल है ना, वो पूछेगा क्या, अमीबा, पैरामीशियम, प्रोटोजोन्स। ठीक है, ये पूछेगा एग्जांपल, अगर एग्जांपल भी पूछेगा तो तुम्हें पता होना चाहिए सबसे सिंपलेस्ट डाइजेशन यहाँ है। ठीक है, मैं बार 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 क्यों बोल रही हूँ कि बॉडी के किसी भी सरफेस पे आएगा वहीं पे ही स्ट्रक्चर बना लेगा, फूड ले लेता है। इट मींस ऐसा भी होगा कोई ना कोई कि जिसमें हम है भी, कि पर्टिकुलर माउथ है हमारा, वहीं से खाना खाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर? आगे बढ़ू या अभी लिखना है, ऐड कर लू? ठीक है, लिखना है, आगे बढ़ू? ठीक है, चलो। उसके बाद बेटा किस तरह, मैंने दूसरा एग्जांपल क्या लिखवाया था, पैरामीशियम। ठीक है, पैरामीशियम की शेप होती है इस टाइप से। ठीक है, ये भी सिंगल सेल्यूलर ही है बट इसकी शेप है प्रॉपर। इसके पास क्या होता है, ये जो होता है ये माउथ टाइप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, सिंगल सेल है, सिंगल सेल में इससे पहले हमने अमीबा पढ़ा जिसके पास कोई स्ट्रक्चर नहीं है, अब ये भी सिंगल सेल है लेकिन इसमें क्या है,
आपका स्ट्रक्चर है माउथ माउथ टाइप। इसकी बॉडी पे क्या होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, सिलिया। ये सिलिया है जो पूरी बॉडी पे थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्यों होता है, देखो भगवान ने प्रकृति बनाई है, हर चीज बनाई है, हर चीज को किसी ना किसी चीज से रिलेट किया है ना, हर चीज का कारण है। आधी चीजें तो, आधे से ज्यादा चीजें अभी हम अपनी बॉडी की नहीं ढूंढ पाए हैं। सिलिया, इसको पैरामीशियम को क्या दे दिया, सिलिया दे दिया भाई, सिंगल सेलुलर माउथ दे दिया। ठीक है, माउथ के बाद भाई खाना मान लो यहाँ आ गया, अमीबा तो खा सकता था कहीं से भी, ये कैसे खाएगा, ना हाथ है ना पैर है ना कुछ है, हम तो उठा के खा लेते हैं ना, भगवान ने हाथ पैर दे रखे हैं, उठाते हैं खाते हैं। ठीक है, इसके पास कुछ नहीं है, सिंगल सेल है, माउथ बना दिया अलग से, क्या दे दिया, सिलिया दे दिया। ये सिलिया क्या करते हैं, जैसे ही खाना कहीं भी आता है ये सिलिया इसको क्या करते हैं, धक्का मारते हैं, किसको, फूड को, फूड पार्टिकल को, इसको ऐसे पुश कर करके कहा ले आते हैं, माउथ तक ले आए। फूड पार्टिकल यहाँ आ गया, अब क्या कर लेगा, खाना खा लेगा, खाना खाएगा, बॉडी के अंदर ले गया, डाइजेस्ट किया, एसिमिलेशन किया, एब्जॉर्प्शन एसिमिलेशन किया, क्या करेगा फिर, एक्सक्रीट कर देगा। एक्सक्रीट अपनी पर्टिकुलर जगह होती है इसके पास भी, बॉडी से रिमूव आउट कहीं भी होता है, उतना तुम्हें डीप जाने की जरूरत नहीं है। इसका ये स्ट्रक्चर पूछता है, सिलिया पूछेगा, माउथ पूछेगा। ठीक है, सिलिया का क्या काम होता है ये पूछेगा। ठीक है, फिर बॉडी से अपना रिमूव आउट कर देता है, ये इसकी कहानी है। ठीक है, समझ गए बात को। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम चल रहा है, लेकिन सिंगल सेल्यूलर का बता रही हूँ। सिंगल सेल के भी अंदर में मैंने डिफाइन कर दिया क्या, जिसके पास कुछ भी नहीं था, अमीबा, जिसने कैसे खाना खाया। उसके बाद ये क्या है, पैरामीशियम। ठीक है, जिसको माउथ दे दिया, माउथ दे दिया तो हाथ नहीं दिए, हाथ नहीं दिए तो सिलिया दे दिया, सिलिया ने क्या करा, मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है, माउथ तक खाना पहुंचाना। ठीक है, होगी बात क्लियर इतनी। ठीक है, चलो फिर अब आ जाओ क्या, डाइजेशन ह्यूमन बींग्स का। ठीक है, बेसिक बताया था, अब ह्यूमन बींग्स का डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है बेटा, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में दो चीजें होती हैं। ठीक है, क्या होता है, एक होता है एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा क्या होता है, एसोसिएटेड ग्लैंड्स। देखो पता सब कुछ होता है साधारण भाषा में, लेकिन पेपर साधारण भाषा नहीं पूछता है, फिर रोजमर्रा की भाषा नहीं पूछेगा, वो स्पेसिफिक बात करेगा। भाई कोई सब्जेक्ट तुम पढ़ रहे हो, तुम बायोलॉजी पढ़ रहे हो, तो बायोलॉजी को मुझे बायोलॉजी के तरीके से बतानी पड़ेगी ना। मैंने तो बायोलॉजी की डेफिनेशन भी तुम्हें बताई है। बायोलॉजी क्यों, बायोलॉजी को बायोलॉजी में हम क्यों पढ़ते हैं, हम ये सारी चीजें बताइए ना लास्ट क्लास में, बायोलॉजी है ना। तो ये भी पढ़ना पड़ेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, एलिमेंट्री कैनाल, एसोसिएटेड ग्लैंड, दो चीजों से बनेगा। पूछता है, इसमें भी क्वेश्चन पूछता है क्या क्या चीजें इंक्लूडेड होती है ना, तीन चार चीजें दे देगा, इसके साथ और दे देगा, तुम्हें पहचानना पड़ेगा क्या क्या है। एलिमेंट्री कैनाल क्या है बेटा, माउथ से लेकर एनस तक एक ट्यूब जाती है तुम्हारी, है ना, जिसमें सारा काम होगा। माउथ, जिसको हम क्या बोलते हैं, बक्कल कैविटी। ठीक है, उसके बाद ये क्या है, ये ट्यूब आती है ईसोफेगस। ठीक है, फूड पाइप जिसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ईसोफेगस इसको बोलते हैं। ईसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, जहां पे सारा वेस्ट प्रोडक्ट इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, और रेक्टम में जब प्रेशर आता है तो आप अपना क्या करते हैं, एनएस के थ्रू बॉडी से वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव आउट करते हो। ठीक है, ये पूरी क्या है, एक ट्यूब चल रही है बेटा, शुरुआत से लेकर अंत तक पूरी एक सेपरेट ट्यूब है, वरना तो खाना अंदर जाता और पूरी बॉडी में फैल जाता, खाना ही फैल जाता है ना। फिर कैसे उसको समेटते, वेस्ट प्रोडक्ट कैसे समेटते, है ना। तो पूरी ट्यूब चलती है, उस ट्यूब को फ्रॉम माउथ टू एनस, वो पूरी ट्यूब क्या कहलाती है, एलिमेंट्री कैनाल, फ्रॉम माउथ टू एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, एसोसिएटेड ग्लैंड क्या है फिर, ऐसे ग्लैंड्स हमारी बॉडी में सीक्रेट होते हैं, जो एंजाइम जिनके अंदर होता है, जो डाइजेशन में काम करेगा। अब हमें डाइजेस्ट क्या करना है, कार्बोहाइड्रेट लिए है, प्रोटीन लिया है, फैट लिया है, विटामिन लिया है ना, रफेज लिए हैं, मिनरल्स लिए हैं, उन सबको डाइजेस्ट करना है, ब्रेक डाउन तो करना है। ये ग्लैंड्स काम करते हैं एसोसिएटेड, यानी कि जो एसोसिएट है, यानी कि साथ में मिले हुए, इनमें कुछ ऐसे एंजाइम्स होंगे जो उनको डाइजेस्ट कराएगा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर से सिंपलर के अंदर, समझ गए बात। ठीक है, बहुत सारे ग्लैंड्स आएंगे इसके अंदर, जिसमें कन्वर्ट होगा, एक एक ग्लैंड को पढ़ेंगे, जहां जहां सवाल इसी में से पूछे जाते हैं, स्ट्रक्चर में से कभी नहीं पूछेगा तुमसे, है ना, ग्लैंड पूछेगा।
है ना, वहीं पे कंफ्यूजन होता है बच्चे को, है ना, कि कौन किसको डाइजेस्ट कर रहा है। समझ गए इतनी बात? ठीक है, चलो तो अब देखो, अब हम शुरुआत करते हैं अपने माउथ से, ठीक है, माउथ से स्टार्ट करते हैं। माउथ में सबसे पहले क्या खाना खाते हैं, क्या करते हैं, च्यूई करते हैं, किसके थ्रू, टीथ के थ्रू, है ना, टीथ के थ्रू, टीथ के थ्रू च्यू करेंगे। च्यू का मतलब क्या है, फिजिकल स्ट्रक्चर से हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं ना अभी, तो पहले फिजिकली बाइट है, क्या कहते हैं कि खाना एक एक बाइट कितनी बार चबाना चाहिए, 32 बार, एक बाइट को 32 बार चबाना चाहिए, ये हमारे यहाँ है, तब डाइजेशन आपका प्रॉपर तरीके से हो पाएगा। और जो 32 बार चबा के खाता है कि उसको कुछ पाचन से रिलेटेड परेशानी उसको नहीं होती। हाँ, हम नहीं चबाते 32 बार, है ना। हाँ, डायबिटीज हो जाती है, टाइम नहीं मिलता, वही तो। और फिर है ना, मम्मियाँ क्या कहते हैं, मम्मियाँ बहुत बोलती है ना कि बड़े बड़े बाइट मत लो, छोटे बाइट लो, है ना, गले में अटक जाएंगे, और होता भी है बहुत बार, अगर ज्यादा आप च्यू नहीं करोगे तो गले में अटक भी जाते हैं, डाइजेशन प्रॉपर कैसे होगा, ठीक है। तो टीथ का काम है सबसे पहले च्यू, ठीक है, तो टीथ भी पढ़ लो भाई, सवाल पूछे जाते हैं, है ना। क्या टीथ में बेटा 4 तरीके के दांत होते हैं, है ना, कौन कौन से, हाँ, हिंदी में पता है, बताओ बताओ। इंग्लिश पढ़ लो बेटा तुम। प्रीमोलर एंड मोलर्स, ठीक है, 4 तरीके के होते हैं, इनको इसी सीरीज में याद रखना, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोरल, क्योंकि इनका प्लेसमेंट ही ऐसा है, आगे पीछे करोगे तो फिर तुम्हारा फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा और प्लेसमेंट भी खराब हो जाएगी, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या है, 2 1 2 3, हमेशा, ये एडल्ट का बता रही हूं मैं, बड़ों का, ठीक है, यस, ठीक है, चाइल्ड का है वो फॉर्मूला अलग है, ठीक है। अगर एडल्ट का टीथ फॉर्मूला, बेटा तुम कहोगे कि ये मैम क्या इतना दांत में, हमें वो डॉक्टर थोड़ी बनना है, ये सवाल पूछे गए हैं सारे, ठीक है, फॉर्मूला भी पूछा गया है, बल्कि ये तो सब चीजें मुझे लग रहा है शायद एनसीईआरटी में 10th की भी इंक्लूडेड हो। 2 1 2 3 ऐसे लिखा जाता है फॉर्मूला फॉर एडल्ट, ठीक है, 2 1 2 0 2 1 0 2, अभी बता दूंगी, ठीक है। अब देखो क्या है, ये एडल्ट का है, 2 1 2 3, इंसीजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोरल, 2 इंसीजर फ्रंट वाले। मैं किसकी बात करूंगी अभी, मैं ऊपर का इस साइड, सॉरी राइट साइड, आधा याद रखना, आगे के 2 दांत है उसमें से भी आधा कर दो, इट मीन एक दांत इधर कर दो, एक, तो यानी कि इधर जो बचेंगे वो 2 पहले इंसीजर्स, उसके बाद 1 कैनाइन, उसके बाद 2 प्रीमोलर और 3 मोलर, ठीक है, ये वाला पार्ट में बात करी, तो 2 3 3 6 और 2 8, है ना, 8 ऊपर एक साइड, 8 इस साइड, 16 और 16 नीचे, 32, 32 ही दांत होते हैं एक एडल्ट में, है ना। हालांकि स्टेज तक कोई सब लोग नहीं पहुंच पाते हैं, 32 दांत तक सब नहीं पहुंच पाते हैं, ठीक है, कुछ लोगों के हो पाते हैं, कुछ के नहीं हो पाते हैं, ठीक है। तो बेटा अब देख लो, इंसीजर क्या करता है, इंसीजर्स क्या करते हैं, फ्रंट वाले इधर, अब देखो 2 इधर इंसीजर है, 2 इधर है, तो आगे के फ्रंट हमारे 4 क्या हो गए, इंसीजर्स हो गए, 4 ऊपर 4 नीचे, समझ रहे हो बात की, जो फ्रंट वाले होते हैं क्या करते हैं ये काम, फ्रंट वाले 4 दांत, ऊपर नीचे वाले, हाँ, खाना जब खाते हैं तो बाइट कैसे करते हैं, है ना, सबसे पहले आगे काटने का जो काम करते हैं, ये फ्लैट होते हैं, फ्लैट होते हैं ना, बाकी सारे फ्लैट नहीं मिलेंगे, ये फ्लैट होते हैं, और बाइट काम करेंगे खाने को काटने का, ठीक है। तो कैनाइन क्या करेगा बेटा, एक एक है, यानी कि 2 ऊपर 2 नीचे है, नोकीले वाले जो होते हैं ना, कैनाइन क्या करते हैं, हमारे अंदर कोई काम नहीं करते, हमारे जो पूर्वज थे, देखा है ना, कुत्ते में देखा है कैनाइन नोकीला, शेर देखा है, बिल्ली देखी है नोकीले बिल्कुल, है ना, फॉक्स देखी है, खतरनाक वाला लॉन्ग, है ना, जो एक कैनाइन वो दिखाई देता है कि उनके आगे वाले नॉर्मल दिखाई देंगे, एक 4 दांत ऐसे दिखाई देंगे खतरनाक, ऊपर से 2 नीचे, वो कैनाइन होता है। कैनाइन का काम होता है जो फ्लैश होता है ना, फ्लैश यानी कि मांस जो होता है उसको फाड़ने का काम करता है, ठीक है। तो हम तो अब मांस भी अगर खाते भी हैं, नॉनवेज खाते हैं तो पका के खाते हैं, कच्चा तो नहीं खाते हैं ना, तो इसलिए हमारे अंदर ये क्या हो गया है, हाँ, छुपता, हाँ, कम होता जा रहा है, छुपता जा रहा है ना, छोटा होता जा रहा है, इतना बड़ा नहीं है, ये ना भी हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बताऊंगी कौन सी कंडीशन होती, कैनाइन, ठीक है, तो इसलिए लुप्त होता जा रहा है। हमारे जो एंसेस्टर्स थे वो क्या करते थे, कच्चा मांस खाते थे,
कच्चे फ्रूट्स खाते थे, है ना, कच्ची चीजें खाते थे, तो उनमें वो था, तभी तो हमारे अंदर आया, जेनेटिकली हमारे अंदर आया, इवोल्यूशन हमने कर लिया कि लुप्त हो गया अब, है ना। तो वो लोग खाते थे, क्योंकि आदिवासियों ने ही क्या करा था, बाद में जब वो पहले कच्चा मांस वगैरह ये सब चीजें खाते थे, उन्होंने फिर फायर का इन्वेंशन किया था, है ना। फायर का इन्वेंशन होने के बाद खाना पका के खाना शुरू किया, है ना। उससे पहले कच्चा खाते थे, तो वही वाली चीज जो आजकल शेर कुत्ते में दिखाई देती है ना, वो हमारा दिखता था बेटा। और स्ट्रक्चर का भी फोन में गूगल पे कर लेना, आदिवासियों के निकालना दांत, हाँ, वेम्पायर वाले, वेम्पायर में भी मिलते हैं ना, है ना। तो कैनाइन का काम होता है, तो अब हमारे अंदर कैनाइन का कोई काम रहा नहीं है। प्रीमोलर और मोलर बेटा दोनों ही क्या करती है, च्यू का काम करती है। अक्कल जाड़ और जाड़ जिसे हम बोलते हैं ना, चबाने का काम करती है, वही करती है, तो वही करते हैं प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई? अच्छा, 0 ठीक है। ये था एडल्ट का स्ट्रक्चर, है ना। अब बच्चों को भी जान लो, चाइल्ड का स्ट्रक्चर क्या है। जो बच्चे के मिल्क वाले टीथ होते हैं उनकी बात कर रही हूं मैं, है ना। जो मिल्क वाले टीथ होते हैं, फॉर्मूला क्या है, 2102, यानी कि 2 2 4 और 1 5, 5 दांत इधर 5 इधर, 10 ऊपर 10 नीचे, 20 ही दांत होते हैं छोटे बच्चे में, ठीक है ना। 20 जो बच्चा पैदा होता है ना, और उसके बाद उसके पहली बार जो दांत निकलने शुरू होते हैं उनकी बात कर रही हूँ। 0 क्या है, प्री मोलर नहीं होता एक भी, मोलर हो जाते हैं 2, जाड़ आ जाती है, चबाना है ना खाना, ठीक है ना, वो आ जाती है। तो बेटा क्या है, अब देखो 1 और 1, समझ रहे हो बात को, बच्चे के अंदर आ चुकी है ये वाली, ठीक है। उससे पहले समझो, बच्चे के फिर मिल्क वाले दांत टूटते हैं, है ना, दांत टूटेंगे, फिर क्या आता है, नए दांत आते हैं। कौन से दांत टूटते हैं, अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया बच्चे के मिल्क के कौन से दांत टूटे, इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, इंसीजर टूटते हैं। आगे के ऊपर के 4 दांत टूटेंगे, नीचे के 4 दांत। अगर बच्चे के कोई परेशानी हो गई कैनाइन में, प्री मोलर उसके पास है नहीं, है ना, या मोलर में, तो वो क्या होगा, अगर ऐसी कंडीशन हो गई कि, है ना, तो दांत निकालना पड़ेगा। अगर वो वाली कंडीशन है, दांत निकाल दिया, फिर वो निकल गया, जीवन भर वो फिर वो वापस नहीं आएगा, वो ग्रो नहीं करेंगे, है ना। मिल्क वाले टीथ हम किसको बोलते हैं, ऊपर के 4 इंसीजर, नीचे के 4 इंसीजर, ये टूटेंगे तो ये आ जाते हैं, बाकी इसके अलावा का नहीं आएंगे। समझ रहे बात को। तो सवाल यहां से कैसे बनेगा कि बच्चे के कौन सा दांत टूटते हैं, है ना। अगर उनमें उनका कैनाइन निकाल दिया गया ना, तो कैनाइन फिर ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। साक्षात मैं खड़ी हूं, मेरे चारों कैनाइन निकाले हुए हैं, ठीक है, मेरे पास एक भी कैनाइन नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं, लगवाए नहीं, कैनाइन निकाल लिए, ठीक है। कैनाइन 4 होते हैं ना, कोई काम नहीं होता, ठीक है। हमारे पास एक स्ट्रेटेजी आई थी, कौन सी, ब्रेसेस जब लगते हैं, दांत का इम्प्लांटेशन थोड़ा बाहर आता है, उनको अंदर करना है ना, तो जगह चाहिए, तो पूरा स्ट्रक्चर तो आप अंदर नहीं पहुंचा सकते ना, तो आप क्या करेंगे, बीच में गैप बनाना पड़ेगा। एक्स्ट्रा वाले कौन से, कैनाइन 4, है ना। अगर रिक्वायरमेंट है चारों के निकालने की, कि नीचे वाले की भी इम्प्लांटेशन अंदर करनी है और ऊपर वाले की, तो चारों निकलेंगे। अगर खाली ऊपर वाले की करिए तो ऊपर वाले 2 कैनाइन निकाल लेंगे। निकाले, उन्होंने प्लेसमेंट ले ली, हमें पता है कि कैनाइन आने ही नहीं है, तो बीच में कहां से, वो थोड़ी ना जबरदस्ती निकलेगा, समझ गए बात। तो कैनाइन, मोलर एंड प्री मोलर, 3 ऐसे तरीके के दांत हैं जो आते नहीं है, जो बचपन में आ गए। 2 मोलर आपकी बचपन में आ गई, है ना, 2 मोलर आ गई ना, यही तो बताया मैंने, 2 एक एक बची 4, जो अब क्या होता है कि जब बच्चा बड़ा होता है ना, मिल्क के दांत टूटने के बाद, मिल्क वाले टीथ टूटने के बाद 28 दांत हमारे एडल्ट में भी आते हैं, यानी कि जो आप लोग बैठे हैं आपके मुंह में 28 दांत होंगे अब, है ना, 28 प्लेसमेंट आती है, क्योंकि उसके बाद हमारे पास क्या हो जाता है, 2122, ये जो है ना, 2 ये आ जाते हैं, ठीक है। बचा क्या, अब बचा क्या, मोलर बची 4 मोलर बचते हैं, यानी कि चारों जगह एक एक। देखा आपने, बड़े होने के बाद भी बहुत बार कहते हैं जाड़ आ रही है, अक्कल जाड़ आ रही है, और बहुत खतरनाक वाली आती है अक्कल जाड़, है ना, बहुत टाइट निकलती है, वो बहुत पेनफुल होती है, और यही 4 जाड़ होती है जो सबकी चारों नहीं निकलती है ना। ये बहुत एज तक, तुम्हारे मम्मी पापा की भी क्या पता निकल गई हो या निकल रही हो, जाके आज पूछना कि अक्कल जाड़ निकल गई तुम्हारी, और वो भी चारों, है ना, बहुत पेन करती है वो, ठीक है। और सबकी चारों नहीं निकलती, किसी की 1 निकल गई, किसी की 2 निकल गई, किसी की 3 निकल गई, जिसकी चारों निकल जाएगी तो क्या हो जाएगा, 32 दांत हो गए, अगर कैनाइन नहीं निकला हुआ, है ना, इसलिए सबके मुंह में 32 दांत नहीं होते हैं, ठीक है। समझ गए सारी कहानी। तो लास्ट में ये भी पूछ लेगा ना कि लास्ट में जो लेटर एजेस में कौन सी जाड़ निकलते हैं, तो क्या निकलता है बेटा, 4 मोलर निकलेंगे, बस वो रह जाते हैं बाद के लिए,
ठीक है। और अगर उससे पहले किसी के दांत दूध खराब हो गए, 4 मोलर तो निकल गए, अब जैसे मेरे 4 मोलर निकल भी जाए और फिर भी मैं कितनी रहूंगी, 28 ही रहूंगी, है ना। चारों के 9 निकले हुए, जरूरत नहीं थी इसने निकाल दिया। नई टेक्नोलॉजी आ गई, क्योंकि हमने क्या देखा कि भाई कैनाइन की जरूरत नहीं है ना। और अगर वो सब चीजें इम्प्लांट मतलब आपको ब्रेसेस वगैरह लगा के कुछ ऐसा करना है तो आप कैनाइन निकाल सकते हो। बाकी तो काम है ना, इंसीजर से निकाल सकते हैं, प्री मोलर मोलर में निकाल सकते हैं। समझ गए सारी बात कहानी टीथ की, ठीक है। कुछ भी सवाल आएगा मैंने हर तरीके से भाई तुम्हें बता दिया, ठीक है। आगे बढ़े, पानी पी लूंगी। ठीक है बेटा, बेटा तो अभी हमने दांतों का काम किया है, फिजिकली उसको चबाया, च्यू करा है, ठीक है। उसके बाद दूसरा काम कौन करता है हमारे माउथ में, और क्या है, हाँ जीभ, है ना, टंग जिसको बोलते हैं। टंग क्या करती है, टेस्ट, हाँ टेस्ट का काम करती है टंग। और क्या करती है, खाने को रोल ऑन करती है, सलाइवा जो सीक्रेट होता है उसको मिक्स करती है ना उसके साथ, क्योंकि टेक्सचर बनाना है। जब तक टेक्सचर नहीं बनेगा तो जो खाना है वो आपका स्मूथली नहीं जाएगा, इसलिए तो अटकता है। अब ज्यादा चबाओगे तो छोटे छोटे पीसेज होगे, जितना ज्यादा चबाओगे उतना ज्यादा उसमें सलाइवा मिलेगा, है ना। बहुत टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा तो आराम से चला जाएगा। अब जब हम कम चबा के ऐसे का ऐसे खा लेते हैं तो निगलने में मुश्किल होती है, अटकता है वो, है ना, स्मूथ टेक्सचर नहीं हुआ, ठीक है। तो हमारा क्या अगला, टंग क्या करती है, टेस्ट का काम करती है और रोल ऑन करती है, मिक्स करती है, फिर मिक्स सलाइवा विद फूड, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब टेस्ट बेटा सवाल कहां से पूछे जाते हैं, ये टंग बनाई है मैंने, ठीक है। टेस्ट बड होते हैं हमारे टंग पे, है ना, अलग अलग टेस्ट अलग अलग जगह आता है, ठीक है। 4 तरीके के टेस्ट बड होते हैं, है ना। जैसे कि हम खाना खाते हैं, मीठा खाते हैं, खट्टा लगता है, खारा लगता है और नमकीन, है ना, नमकीन के अंदर तीखा जाता है ना, नमकीन और तीखा एक चीज। तो जो फ्रंट पार्ट है बेटा, यहाँ क्या लगता है, स्वीट, मीठा, ठीक है। ये जो पार्ट है साइड का, साइड का आगे वाला क्या लगेगा, सॉल्टी। ये जो पार्ट है ये क्या है, साइड का पीछे वाला, है ना, क्या लगेगा यहाँ पे, सौर, खट्टा। और जो सबसे पीछे है बेटा यहाँ क्या लगता है, बिटर, कड़वा, है ना। तो कितनी भी कोशिश कर लो कड़वी चीज तुम पूरा अंदर पहुंचा के निगलने की, कड़वा लगेगा ही लगेगा, है ना। बच्चे क्या करते हैं, दवाई लेना होता है ना, जैसे कड़वी चीज खानी होती है तो उनको सजेस्ट किया जाता है बिल्कुल अंदर टंग पे मत टच होने देना, बिल्कुल अंदर रख लो, है ना, कितना भी अंदर पहुंचा लो भाई तुम, है ना, है ना। अब क्योंकि सबसे पीछे कौन बैठा है, बीटर ही बैठा है ना, कड़वा लगेगा ही लगेगा। बहुत बार हमने क्या किया होगा, जैसे आंखों में दवाई डालते हैं या नोज में डालते हैं, ईयर में डालते हैं, उसका टेस्ट आता है बाद में बहुत कड़वा कड़वा गले में, है ना, गले में आता है, क्योंकि देखो सारी ये हमारी सारी नली सारी ज्वाइंट है एक जगह, तो गले में कड़वापन आता है और वो अंदर से बहुत ज्यादा अंदर फील होती है, यहाँ फील हो रहा है बहुत ज्यादा, तो फील हो रहा है कि वो चीज है तो कड़वी है, और ऊपर कड़वे वाला टेस्ट का जो बेड है वो कहाँ है, वो अंदर ही है, तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है वो, है ना, इसलिए हमें वो फील होता है ना, ठीक है। तो ये टेस्ट बड है, एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कहाँ कौन सा चीज होती है। तो साइड में फ्रंट इसको लिख दोगे, साइड फ्रंट, है ना, साइड में आगे वाला पार्ट, ठीक है, ये साइड का बैक वाला पार्ट, और ये बिल्कुल बैक है आपका, और ये बिल्कुल फ्रंट है, ठीक है। मीठा आगे लगता है ना, सॉल्टी साइड में, खट्टा और पीछे, और बिटर सबसे पीछे। समझ गए इतनी कहानी, बढ़े आगे। अब क्या आएगा, और क्या रह गया माउथ में, अभी तो माउथ ही खत्म नहीं हुआ, हाँ क्या रह गया, और
टीथ, टंग, और क्या होता है माउथ में? सलाइवा, है ना? सलाइवा रहेगा ना, इंपॉर्टेंट है। क्या रहेगा? सलाइवा। अब यहां से शुरू होती है किसकी कहानी? ग्लैंड की। जो एसोसिएटेड ग्लैंड मैंने बताए थे ना, एलिमेंट्री कैनाल का तो बक्कल कैविटी में से 2 चीजें करा दी। अब जो एसोसिएटेड ग्लैंड थे साथ साथ वो ग्लैंड तुम्हारे ऐड कराती जाऊंगी, ठीक है। सबसे पहला कौन सा ग्लैंड होता है माउथ में? सैलिवरी ग्लैंड। कहाँ होता है? ये बेटा अपनी जो हड्डी, ठीक है, चीक वाली ये जो हड्डी है ना, ये क्या है? यहाँ सैलिवरी ग्लैंड है। और यहीं से अंदर क्या होता है? सलाइवा सीक्रेट होता है, ठीक है, सीक्रेट होता है। जैसे खाना खाते हैं, जैसे कि अब मैं मेरे फेवरेट है गर्मा गर्म गुलाब जामुन, है ना, गरम गरम सॉफ्ट सॉफ्ट गुलाब जामुन जब हम खाते हैं ना, और काले वाले, हाँ ब्राउन वाले जो होते हैं, ब्राउन बिल्कुल जेड ब्लैक नहीं, ब्राउन वाले गरम गरम होते हैं। नहीं, मैंने आइसक्रीम ठंडा और गरम मिक्स नहीं करना, ठीक है, दांतों के लिए इफेक्ट रहता है ना, और पेट में भी खतरनाक रहता है। दूसरा क्या? गोलगप्पे, है ना, रोड साइड जाते हैं, जो मेट्रो से आती हूँ मैं, मेट्रो के रूट में साइड में लाइन से मेरे वाले रूट पे 3 4 5 6 दुकानें पड़ती हैं, और वहां से स्मेल आती है, एक तो कॉर्न की और पिज्जा की, बर्गर की, मोमोज की, है ना, जो स्मेल आती है क्या होता है एकदम से, है ना, सलाइवा सीक्रेट होने लगता है। अब जैसे नाम ले रही हूँ, नाम में तुम्हें टेस्ट आना टंग जीभ पे शुरू हो गया, है ना, सलाइवा एकदम से गोलगप्पे लिए नाम एकदम से सलाइवा सीक्रेट होना शुरू होता है। तो बेटा क्या करते हैं काम? सलाइवा, हमारा जो सलेवरी ग्लैंड है वो सलाइवा सीक्रेट करता है, ठीक है। तो जैसे हमें स्मेल आती है, जो हमारे सेंसेस हमें काम करते हैं, स्मेल आती है और आपका ब्रेन काम करता है, इमेजिन करते हैं हमसे गुलाब जामुन, गोलगप्पे, है ना, मोमोज, ठीक है। तो अब सलाइवा क्या करेगा? सलेवरी ग्लैंड क्या करता है? सलाइवा सीक्रेट करता है, ठीक है, सलाइवा सीक्रेट करता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवा सिर्फ ये नहीं है बेटा, फूड के अंदर आप क्या कर रहे हो? खाना जो च्यू कर रहे हो और टंग उसको सलाइवा के साथ मिक्स कर रही है, यानी कि टेक्सचर आ रहा है थोड़ा सॉफ्ट वाला, क्योंकि वाटरी सब्सटेंस होता है। इसके अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण एंजाइम होता है। क्या? मैंने क्या बताया था? जितने भी ग्लैंड सीक्रेट होंगे वो कुछ ना कुछ एंजाइम सीक्रेट करेंगे जो डाइजेशन करेंगे। इसके अंदर एक एंजाइम होता है, कौन सा? सैलिवरी अमाइलेज। सवाल ये पूछा जाएगा कि सलाइवा के अंदर कौन सा एंजाइम होता है, तो आप क्या कहोगे? सलेवरी अमाइलेज। अगला सवाल वो ये पूछेगा, सलेवरी अमाइलेज करता क्या है? करता क्या है? डाइजेशन करता है भाई, किसका? कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट मतलब कि सबसे पॉलीसेकेराइड, यानी कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वाला स्ट्रक्चर कौन सा होता है? स्टार्च, है ना, स्टार्च को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज, सबसे सिंपल वाले स्ट्रक्चर में, है ना। ये पॉलीसेकेराइड था, ग्लूकोज क्या था? मोनोसेकेराइड, सबसे सिंपल वाला, सिंगल शुगर वाला, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट बोल लो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट की दोनों फॉर्म है ना, तो कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज में चेंज करता है, ठीक है। तो सवाल यहीं से शुरू हो जाते हैं तुम्हारे, क्या कि सलाइवा के अंदर क्या होता है? सलाइवरी अमाइलेज एक क्या है? एंजाइम है, जो क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, यानी कि स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज करता है, यानी कि डाइजेशन मुंह में देख लो कितनी हो गई, है ना। कॉम्प्लेक्स फिजिकली भी आपने तोड़ दिया, और उसका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो कार्बोहाइड्रेट था उसको भी आपने ग्लूकोज में चेंज कर दिया। समझ रहे बात को? अब जो जितनी भी चीजें कराती रहूंगी बेटा, समझ के इसको ही याद कर लेना, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे एंजाइम मिलेंगे, कौन किसका डाइजेशन कर रहा है ये फिर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। कोई भी डाउट होगा मुझसे पूछते रहना। ठीक है, देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, हमारी बॉडी में जितनी भी रिएक्शंस होती है, जितने भी एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स करते क्या है? ब्रेक डाउन कर रहे हैं, है ना, कॉम्प्लेक्स से सिंपल स्ट्रक्चर में ब्रेक डाउन कर रहे हैं। क्या बोला जाता है इनको? बायो कैटलिस्ट। कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट बेटा जो केमिकल रिएक्शंस होती है ना, उसमें कुछ कैटलिस्ट डाले जाते हैं, ठीक है। कैटलिस्ट का काम क्या होता है? वो किसी भी रिएक्शन में बिना इन्वॉल्व हुए उस रिएक्शन को तेज या स्लो कर देते हैं, ठीक है। हालांकि हम ये बताते हैं तेज करना, लेकिन स्लो वाले भी होते हैं, ठीक है। तो कैटलिस्ट का काम होता है किसी भी रिएक्शन में इन्वॉल्व होकर बिना उसमें इन्वॉल्व हुए उसको तेज कर देते हैं। जैसे कि आग में घी का काम क्या करता है? घी
ना भी डालोगे तब भी आग जलेगी, लेकिन घी डलते क्या हो जाता है, तेज हो जाती है, स्वाहा हो जाता है अच्छे वाला, है ना। तो घी डालते हैं सिर्फ अग्नि को अच्छे से जलाने के लिए। तो वही काम करता है कैटलिस्ट, ठीक है। जैसे कि कोई भी रिएक्शन होगी, हम नॉर्मली बहुत बात करते हैं कि रिएक्शन के अंदर जितने भी होते हैं रिएक्टेंट होते हैं, और रिएक्शन के अंदर जितने भी होंगे प्रोडक्ट होंगे। कोई भी रिएक्शन अगर तुम्हें लिख के दिखाऊं, लिख लो क्या बनाएगा, H2O, ठीक है, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O बनाएगा। तो ये साइड हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट, है ना। और ये होता है हमारा प्रोडक्ट जो हमें फॉर्म होता है, ठीक है। जब भी कोई रिएक्शन होगी केमिस्ट्री के अंदर या किसी भी के अंदर भी, तो जितने रिएक्टेंट में एलिमेंट रिएक्ट करेंगे उतने ही प्रोडक्ट में निकलेंगे। जितना अमाउंट ऑफ एलिमेंट यहाँ होगा उतना अमाउंट में निकलेंगे, यानी कि जितने भी नंबर ऑफ उसका मॉलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। हमेशा ये होता है, इसी को हम बोलते हैं बैलेंसिंग, ठीक है। तो इसलिए हम बैलेंसिंग करते हैं केमिस्ट्री में। जब मैं शुरुआत कराऊंगी ना तुम्हारी केमिस्ट्री, तो सबसे पहले बैलेंसिंग करवाऊंगी उसमें, ठीक है। आता है सवाल बैलेंसिंग का कि बैलेंस करना होता है, ये तो बहुत छोटी सी बड़ी बड़ी इक्वेशंस आती है बैलेंस करने होते सारे। तो कैटलिस्ट, मैंने क्या बोला कि कैटलिस्ट कुछ डाला जाता है, बहुत अलग अलग तरीके के कैटलिस्ट होते हैं। तो वो जब डलते हैं ना, तो उनका ना तो इधर कोई इन्वॉल्वमेंट होता ना इधर, ना तो वो यहाँ से डाले जाएंगे ना निकलेंगे, बस उनका काम है सिर्फ रिएक्शन को बढ़ाना, कि रिएक्शन में जल्दी से हो जाएगी, ठीक है। वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तुम्हें नहीं दिखाई देंगे, ठीक है। समझ गए इतनी बात। तो बायो कैटलिस्ट क्या है बेटा, बायो मतलब क्या होता है, लाइफ, लिविंग ऑर्गेनिज्म, है ना। जब उनके अंदर कोई रिएक्शन होगी, उनके अंदर कोई रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट जितने इन्वॉल्व होंगे उनको बोलेंगे बायो कैटलिस्ट। और ये बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, एंजाइम्स, है ना। रिएक्शन को करवा रहे हैं ना, तोड़ रहे हैं, तो ये बायो कैटलिस्ट हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एंजाइम्स है वो होते हैं। समझ गए इतनी बात। एक एक शब्द ऐसे है ना कि बहुत यूज कर लिया जाता है, सवाल में यूज कर लेंगे, तुम्हें पता भी होगा, लेकिन सवाल आधे से ज्यादा बच्चे तो ऐसे आते हैं, मैम ये सवाल ही समझ में नहीं आया, है ना। मैं उनको फिर समझाती हूँ कि इसमें ये पूछा था, करे ये तो मैम हमें आता था, सवाल का आंसर आता था, लेकिन सवाल नहीं समझ में आया था। और आजकल जितने भी एग्जामिनेशन वाले हैं, जितने भी एग्जाम, वो ऐसे ही कर रहे हैं, क्योंकि बेटा कहाँ से लाएंगे, सिलेबस तो वही चल रहा है, कुछ नया ऐड नहीं हो, ज्ञान तो जो है वही चल रहा है ना। और उसमें अब बच्चे क्या करते हैं, आते ही सबसे पहले क्या प्रीवियस ईयर सारे चाट देते हैं, है ना। करने भी चाहिए, उसके बिना आगे नहीं है। तो जो सवाल एक तरीके से पूछे गए हैं तो उनको बार बार पूछे रहेंगे, फिर तरीका क्या है, वो तो नॉलेज बिल्कुल साधारण हो गई है। नया दिखाएंगे ना इनोवेशन, वो इनोवेशन किसमें दिखाते हैं, भाषा में, सवाल को पूछने के तरीके में। तो इसलिए सवाल को पहले पढ़ना अच्छे से, एक बार सवाल समझ में आ गया, उत्तर उसका उसी में होता है ना। आ जाओ, चलो बढ़े आगे, ठीक है। तो हमने माउथ का काम बेटा कर लिया, बाहर तक है ना क्लास तुम्हारी। हमने माउथ का काम कर लिया, क्या क्या करा हमने, बक्कल कैविटी, टीथ, च्यू करा, टंग ने रोल ऑन करा, टेस्ट लिया, उसके बाद सिलेवरी ग्लैंड ने सलाइवा सीक्रेट करके कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे ईसोफेगस से हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक है। ईसोफेगस में कुछ नहीं होगा, सिर्फ वो जाने का एक रास्ता है ईसोफेगस से, ठीक है। अब देखो एक गंदा सा डायग्राम देख लो, ठीक है, ठीक है। ठीक है, ये क्या बनाया मैंने, डाइजेस्टिव सिस्टम बना दिया कुछ कुछ, समझ लेना, इसको लीवर है, ठीक है। ठीक है, सब कुछ बना दिया मैंने। ये क्या है, बक्कल कैविटी, बक्कल कैविटी। ये क्या है, ईसोफेगस। ये क्या है, लीवर। ये क्या है, स्टमक, ठीक है। ये क्या है, अंदर स्मॉल इंटेस्टाइन, अंदर ही होती है, गुच्छे में पड़ी रहती है, ठीक है। बाहर कवरिंग रहती है इसकी, लार्ज इंटेस्टाइन। ये होता है इकट्ठा जहां पे इसमें रेक्टम और फिर आपका एनस, ठीक है। इसके अलावा मैंने ये बनाया क्या, पेनक्रियाज। ये है अपेंडिक्स,
ठीक है। और ये हो गया आपका गॉल ब्लेडर, बस ये पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है ना, गॉल ब्लेडर। ठीक है, एक और इसमें है ये वाइल्ड डक्ट। ठीक है, बस ये पढ़ना है ना डाइजेशन के अंदर, इसमें सारी प्रक्रिया हो जाएगी। मैंने बक्कल कैविटी अभी तक तुम्हें पढ़ाया बस। ठीक है, उसके बाद खाना कहां से होकर जाएगा? ईसोफेगस से। बेटा जब ईसोफेगस से खाना जाता है ना, खाली ईसोफेगस में ही इस वर्ड को यूज करते हैं, हालांकि पूरा ही मूवमेंट हमारा ऐसा होता है यहाँ तक, क्योंकि पूरी ट्यूब जा रही है, एक मूवमेंट के थ्रू जाता है। क्या बोलते हैं उसको? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। एग्जाम में पूछ लेता है पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है या कहाँ होती है। ठीक है, ईसोफेगस में होती है, हालांकि पूरी जर्नी में ही आती है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है क्या? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट में बेटा कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। खाना देखो, एसी का पाइप जा रहा है, सॉलिड है, बिल्कुल पाइप जो है सॉलिड है ना, अब इसमें पानी जो निकलेगा वो स्मूथली चला जाएगा, लेकिन हमारी जो अंदर की जो मस्कुलर वॉल है वो ऐसी सॉलिड नहीं है कि खाना ऊपर से कुछ डाला और अपने आप ही फिसल के नीचे चला गया, है ना, उसको बचाना पड़ेगा, क्योंकि वो ऐसे रहती है। ठीक है, चिपकी रहती है। खाना जब जाता है तो तब वो दिखाई देता है उसमें। अर्थवर्म देखा है, केचुआ कैसे चलता है? रिंग रिंग की चलता है ऐसे, है ना, कॉन्टैक्ट करेगा अपने आप को, फिर रिलैक्स करेगा, पहले अपनी बॉडी छोटी करता है, फिर यही मूवमेंट होती है, क्योंकि अभी क्या है, मसल्स है बेटा, अंदर वाली मसल्स अपने आप को कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जैसे कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता रहता है वो खाना जो है आगे बढ़ता रहता है। और यहाँ से फिर स्टमक में आ गया, स्टमक में स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे करेगा, लार्ज में जाएगा, रेक्टम में जाएगा, एनएस के थ्रू जब आप सॉलिड वेस्ट प्रोडक्ट हम निकालते हैं, वो भी बेटा वहां पे भी कॉन्ट्रैक्शन आएंगे तभी आप रिमूव कर पाते, अपनी इच्छा से कभी नहीं कर पाओगे, है ना। कॉन्स्टिपेशन होता है, कितना भी दम लगा लो नहीं कर पाओगे, है ना, कॉन्ट्रैक्शन होगा तभी होगा। समस्या उसमें यही होती है। क्यों होता है कॉन्स्टिपेशन, बताएंगे, ठीक है, आखिर में बताऊंगी जब आ जाएंगे हम यहाँ पे। ठीक है, इसोफेगस समझ में आ गया क्या होता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। इस शब्द को यही यूज किया जाता है कि इसोफेगस में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू फूड जो है ट्रैवल करता है। ठीक है, वो है ना बायोलॉजी के शब्द है, जहां जिसके लिए जो यूज किया जाएगा वही किया जाएगा। ठीक है ना, यहाँ हम नहीं कह सकते केंचुए को तुमने बोल दिया रेंगता है, यहाँ नहीं कहेंगे हम खाना रेंगता है ना, मैंने बताया है तुम्हें कि प्रोसेस वही है, कॉन्ट्रैक्शन रिलेक्शन वाली। ठीक है, इसके बाद देखो खाना यहां से आगे कहां पहुंचा? स्टमक में, तो स्टमक नहीं जाता। स्टमक क्या है? जे टाइप स्ट्रक्चर है। क्या है? जे शेप। जे शेप भी तो है, मैंने बनाया, मैं हमेशा ऐसे बनाती हूँ, जे जैसा है ही, जे जैसा, क्या करें। ठीक है, जे टाइप, जे अल्फाबेट जो है हमारा एबीसीडी का। ठीक है, स्टमक में आगे बेटा प्रोसेस होगी। ठीक है, स्टमक में डाइजेशन होता है ना, स्टमक को क्या बोलते हैं हम? नहीं नहीं, वैसे नॉर्मल इंग्लिश में भी क्या बोलते हैं, एक वर्ड यूज किया जाता है स्टमक के लिए। देखो, गैस बनती है पेट में, स्टमक में गैस बनती है, पेट में ही बनती है, स्टमक में, इसी वाले स्टमक में। तो गैस से हमारा क्या बनता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। तो आपके स्टमक में क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। याद करवाने का तरीका बताइए बस, याद भी तो करवाना पड़ेगा तुम्हें। स्टमक के अंदर क्या है? गैस्ट्रिक ग्लैंड, क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग ग्लैंड निकलेंगे, फिर तुम कंफ्यूज करोगे, है ना। स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है बेटा? एंजाइम सीक्रेट करेगा। क्या बोलते हैं उसको? कलेक्टिवली उसको बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस, है ना, तो गैस्ट्रिक जूस होता है। अब गैस्ट्रिक जूस के अंदर से एंजाइम निकलेंगे। हमारा क्या है? स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड, और वो ग्लैंड क्या करता है? गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा, और गैस्ट्रिक जूस के अंदर हमारे एंजाइम्स होंगे। समझ में आ गई इतनी कहानी? ठीक है, स्टमक का डाइजेशन बता रही हूँ। सबसे पहले स्टमक के अंदर, इससे पहले क्या डाइजेशन हुआ? तो माउथ के अंदर हुआ ना, बाकी इसके अलावा कभी कोई डाइजेशन नहीं हुआ। कार्बोहाइड्रेट को हमने किसमें चेंज कर लिया? ग्लूकोज में चेंज कर लिया। बाकी सारी चीजें बची हुई अभी, कार्बोहाइड्रेट भी बचाया कुछ तो सॉलिड वाला। तो गैस्ट्रिक जूस, अब ये गैस स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस से पूछा गया कि भाई आप क्या करेंगे। ठीक है, याद करने का तरीका, ठीक है, कहानी सुन लो। क्या करोगे? इन्होंने कहा कि भाई हम कुछ एंजाइम भेजेंगे डाइजेशन के लिए। वो कहते हैं कौन कौन से एंजाइम बताओ ना। हर जगह क्या होता है, हर एक डिपार्टमेंट पूछा जाता है कौन क्या काम करेगा, अलॉटेड रहता है। गैस्ट्रिक जूस में इनको बोला गया कि भाई कौन कौन से एंजाइम भेजेंगे। इसने कहा भाई हम पेप्सिन देंगे सबसे पहला। कौन सा? पेप्सिन। पेप्सिन, इन्होंने कहा क्या करेगा भाई पेप्सिन? तो याद रखना, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर, मैडम तो प्रोटीन प्रोटीन करती रहती है,
वही प्रोटीन। ठीक है, याद रखना कौन करेगा डाइजेस्ट, अब होगा प्रोटीन डाइजेस्ट पेट में आके। ठीक है, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन। इसने कहा भाई पेप्सिन मैं एंजाइम गैस्ट्रिक जूस का क्या करूंगा, प्रोटीन का डाइजेशन करूंगा। ठीक है, लेकिन मेरी एक कंडीशन है काम करने की। ठीक है ना, क्या कंडीशन है पूछेंगे पेपर में, पेप्सिन कब काम करता है भाई, इसको मीडियम क्या चाहिए, एसिडिक। एसिडिक मीडियम होगा तो प्रोटीन का डाइजेस्ट कर सकता हूं। ठीक है, तो जितने भी बेटा तुम ये प्रोटीन खाते हो ना, डाइजेशन के लिए कितना क्या चाहिए बॉडी में, एसिड चाहिए। वो एसिड कहां से आता है, बॉडी बनाएगी ना, कहां से आता है वो, बोन्स में से निकलता है बेटा वो। तो तभी कहते हैं कि प्रोटीन आप अगर नेचुरल ओरिजिनल डाइट मतलब वैसे नहीं ले रहे, प्रोटीन शेक्स जो लेते हैं वो क्यों इफेक्ट डालते हैं बॉडी पे, क्योंकि आप नॉर्मली जो प्रोटीन ले रहे हो वो हमारी बॉडी की सबकी प्रक्रिया है कि भाई HCl उतना जनरेट हो जाएगा उतना हम झेल सकते हैं, लेकिन जब एक्स्ट्रा प्रोटीन लोगे उसको डाइजेस्ट भी तो करना पड़ेगा, और उसको और ज्यादा मात्रा में लोगे तो और ज्यादा मात्रा लगेगी डाइजेस्ट करने के लिए, तो ज्यादा HCl चाहिए तो बॉडी को ज्यादा HCl जनरेट करना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं से तो बनाएगी, हड्डियों में से निकालती है, सॉफ्ट हो जाती है। सॉफ्ट, क्योंकि स्ट्रॉन्गनेस किसी में से कोई एलिमेंट है, मान लो ये घर जैसे ये बिल्डिंग बनी हुई है, अब इसमें सीमेंट का एक मिक्सचर बनाते हैं ना, उसमें सीमेंट भी डलता है और क्या बरूदा भी डलता है, रेत भी डलता है, पानी भी डलता है, उसमें एक अब वो क्या करता है, बेलदार क्या करता है, या फिर जो जो जिसको भी टेंडर दिया जाता है वो पैसे बचाने के लिए क्या करता है, किसी एक इंग्रेडिएंट को कम कर देता है, तो फिर मजबूती कम हो जाती है, फिर क्या झड़ने लगता है बड़ी जल्दी, है ना, वही काम तुम्हारा वही है। अब हड्डियों में से एक इंग्रेडिएंट निकालना शुरू कर दोगे तो क्या करेंगे, लूज हो जाएंगे ना, सॉफ्ट हो जाएंगी, है ना। तो हाँ, ये हमारी प्रक्रिया है। ये पेप्सिन जो प्रोटीन नॉर्मली हम प्रोटीन जो खाते हैं यानी कि जो हमारी डाइट में जाता है, प्रोटीन की तो बहुत सारी चीजें है ना, सोर्सेज बताए मैंने सारे, कल ही बताया ना, पल्सेस वगैरह ग्रेन जितनी भी चीजें खाते हैं वो नॉर्मली वो खाएंगे, वो नॉर्मल डाइट है हमारा, वो डाइजेस्ट होगा तो उसके लिए HCl जितना चाहिए वो उतना बनेगा, बॉडी काम करती है उस तरीके से। लेकिन उसके अलावा एक्स्ट्रा प्रोटीन जो लोगे उसको एक्स्ट्रा डाइजेशन के लिए भी काम करना पड़ेगा, और जब डाइजेशन करेगा उसको HCl भी ज्यादा चाहिए, है ना। तो HCl कहां से आता है वो मैंने तुम्हें बता दिया कहां से आता है। ठीक है, तो बेटा क्या है पेप्सिन, पी फॉर पेप्सिन, पी फॉर प्रोटीन का डाइजेशन। प्रोटीन ने कहा बेटा मैं एसिडिक मीडियम में ही डाइजेशन काम करूंगा। ठीक है, याद रहेगा तुम्हें भैया, है ना, चीजें जोड़ दी ना मैंने। तो गैस्ट्रिक जूस ने क्या कहा, भाई ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलेगा कि भाई ठीक है तुम्हें काम प्रोटीन तो डाइजेस्ट करवाना है ना, तुम्हारी इच्छा भी पूर्ण की जाएगी, आपको एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराया जाएगा। इसलिए क्या होता है गैस्ट्रिक जूस में दूसरा एंजाइम क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ठीक है, वही HCl जो हाई पावर एसिड होता है। ठीक है, आपकी बॉडी में निकलता है पेप्सिन के काम करने के लिए। अब सोचो एसिड बॉडी के अंदर, स्टमक के अंदर, उस एसिड को आप बाहर भी बर्दाश्त नहीं कर पाते हो, वो एसिड आपकी बॉडी के अंदर स्टमक के अंदर है, तो इफेक्ट डालेगा ही डालेगा, कितना खतरनाक डालेगा, है ना। तो अब ये कहने लगा, स्टमक कहने लगा कि भाई एसिड बॉडी के अंदर, मेरे अंदर स्टमक, मेरे साथ क्यों अत्याचार कर रहे हो, है ना। तो इसने गैस्ट्रिक ग्लैंड ने फिर कहा कि भाई देखो मेरे ही सदस्य हो, अत्याचार नहीं करूंगा, तुम्हें तुम्हारा एनवायरमेंट प्रोवाइड करा दूंगा, क्या तीसरा एंजाइम कर दूंगा, क्या सीक्रेट कौन सा, म्यूकस। ठीक है, म्यूकस क्या करता है, स्टमक की अंदर लाइनिंग में कवर बना देता है। ठीक है, अब HCl को टच नहीं होने देगा। अब कोई छाता लगा के जाते हैं ना बारिश में, कवर हो जाता है, बारिश नहीं लगती है, वही वाली कि म्यूकस सीक्रेट होकर पहले क्या करता है, पूरे स्टमक के अंदर एक कवर बना देगा कि अब HCl अंदर जो काम होता रहेगा होता रहे। अब मान लो कि अब आप भी तो बहुत बार क्या होता है जब हमें कोई ऐसे मीडियम में काम करना होता है ग्लव्स पहन लेते हैं ना, तो ग्लव्स से क्या होगा कि टच नहीं होगा, जो ज्यादा वैसा काम करना है तो बहुत हार्ड वाले ग्लव्स पे भी पहन लेते हैं ना, तो भाई वही वाली चीज है, तो कवरिंग हो गई, स्किन के साथ अब टच नहीं होगा, स्टमक के साथ अब HCl टच नहीं होगा। ठीक है, HCl का दूसरा काम क्या होता है, हम खाना खाते हैं, खाने में चाह के ना चाह के भी फिर भी हमारे क्या जाते हैं, बैक्टीरिया जाते हैं, है ना, बिल्कुल प्योर फॉर्म तो खाते ही नहीं है, तो उन बैक्टीरिया को भी किल करता है। ठीक है, उन बैक्टीरिया को किल करता है, और एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है किसको, फिर पेप्सिन। ठीक है, म्यूकस ने क्या किया, प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग, समझ गए, इतना काम आपके स्टमक में हुआ। ठीक है, प्रोटीन का डाइजेशन हुआ,
HCl सीक्रेट किया गया, म्यूकस को बचाया गया, ठीक है। इतने ये मतलब ये प्रोटीन अगर पेप्टिन अगर आराम से काम कर लेता तो ये दो हमारे लिए समस्या ना बनती, है ना। लेकिन भाई प्रोटीन उसका काम ही है कि भाई मैं एसिडिक मीडियम में काम करूंगा, है ना। जैसे हम कहते हैं हमें एसी चाहिए, गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, है ना, उसका काम वही है, ठीक है। अब यहाँ से बेटा थोड़ा सा दिमाग को खोल कर लेकर चलना, कोशिश मैं पूरी करूंगी तुम्हें साथ के साथ चीजें याद करवाने की। पर ऐसा नहीं होता कि आपने एक बार मेरी क्लास ले ली और चीजें सुन ली तो आप ताउम्र उनको याद रखोगे, ठीक है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूं, मेमोरी है, ठीक है, वो चीजें फॉरगेट होती है। अगर आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी में लेके जाना है तो क्या करना होता है, रिपीटेशन करना पड़ता है, उसको ज्यादा टाइम देना पड़ता है, टेंशन देनी पड़ती है ना। जितना ज्यादा किसी चीज को अटेंशन देते हो, टाइम देते हो, वो तभी रुक पाती है ना, है ना। इग्नोर करोगे तो फिर कोई नहीं रुक पाता, समझ रहे बात को। चलो तो अब अभी तक हमने क्या करा, किस किस चीज का डाइजेशन हो गया हमारा, माउथ में किसका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हुआ, स्टार्च इनटू कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, है ना। अब स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 एंजाइम निकले हैं, पेप्सिन जो कि प्रोटीन का डाइजेशन करेगा, ठीक है, HCl जो कि एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कराएगा, और म्यूकस जो कि प्रोटेक्ट लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। यानी कि अब एक क्या होगा, डाइजेशन माउथ में होगा, एंजाइम भी होगा, यहाँ पे भी हुआ। तो अब जो बनता है ना उसको क्या बोलते हैं, जूस टाइप भी बन जाएगा। भाई जूस जो बनता है कैसे बनता है, एक सॉलिड फॉर्म में हम लेते हैं ना वही तो चीज, तो उसको भी तो क्रश किया जाता है, उसमें से जूस निकलता है। उसके बाद कोई उसको ऐसे ही पी लेता है बिना चाहे, वरना बहुत बार क्या होता है, कुछ लोग उसको छनवा के बिल्कुल जूस ऐसा पीते कि उसमें से जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट है वो भी निकाल लो भाई बाहर। तो अब जो स्टमक के अंदर बना है, यानी कि डाइजेस्ट जितना भी होने के बाद जो बना है, वो टेक्सचर कैसा हो जाएगा, जूस टाइप हो जाएगा, ठीक है। उसको जूस ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको, काइन, ठीक है। स्टमक के अंदर जो डाइजेशन के बाद जो बना है वो क्या है, जूस, काइन बोलते हैं, ठीक है। तो पूछ लेगा कि स्टमक से जो निकलता है और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो एंटर करता है वो क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं काइन, ठीक है। ये कहा जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक के बाद तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ओपनिंग कर रखी है, देखो मैंने ये कर रखी, ठीक है। एक बेटा याद रखना एक और चीज, जितनी भी जहां जहां एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में या एक पार्ट से दूसरे पार्ट में एंट्री हो रही है, वहां पर गेट लगे रहते हैं, ठीक है। साधारण भाषा में बोलते हैं उनको गेट, क्या कहते हैं उनको, बायोलॉजिकल भाषा में बोलते हैं स्फिंक्टर। आप अपने घर में जाते हो, बाहर एक मेन गेट होता है, गेट में घुसने के बाद क्या होता है, हर एक रूम सेपरेटेड होता है, वॉशरूम अलग है ना, किचन अलग है। आजकल किचन ओपन बनने लगी है, लेकिन उससे पहले क्या होता था, किचन प्रॉपर होती थी और उसका भी गेट होता था, और उसके फायदे थे, बिल्ली नहीं घुस पाती थी, गेट बंद कर देते थे, है ना। बाहर से कोई आता था, बंदर बंदर ये सब चीजें कोई नहीं घुस पाते थे, क्योंकि बहुत बार होता था ना बंदर ऊपर छत से आया हुआ, है ना। अब ओपन है, ठीक है, बिल्ली अपना आराम से घूमती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो बाकी रूम के भी हर जगह हर किसी का सेपरेट रूम हो या ना हो, लेकिन फिर भी 2-3 रूम में जैसे अगर घर में है तो सबको गेट होते हैं। तो बेटा वही चीज है, जब यहां से खाना यहाँ आएगा तो यहाँ एक गेट होगा, ठीक है। जब खाना आएगा इसकी ओपनिंग तभी होगी, ठीक है। अब गेट वो वाला नहीं, मैंने बच्चों को बता दिया गेट होता है, तो वो सीरियस ले गए, कह रहे मैम ऐसा गेट खुलता है फिर ऐसा बंद होता है। अरे भाई मसल्स है, मैंने क्या बताया, सारी चीजें ऐसी है ना। तो अपना कॉन्ट्रैक्शन करके ओपनिंग करती है। मैंने उसको बोला, मैंने कहा बेटा जब अर्ली मॉर्निंग सुबह क्या करते हो, वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी से बाहर, एनएस से बाहर निकालते हो, कौन सा गेट खोलते हो और कौन सा गेट बंद करके आते हो, है ना। गेट खोलते हो, फिर ओपनिंग करके फीकल मैटर बाहर निकाला, फिर अरे वो वहां पे भी तो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के तो होल बड़ा हो जाता है, ठीक है। रिमूव आउट कर दो, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाके फिर वो अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। रिप्रोडक्शन भी तुम्हें करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर, उसमें क्या होता है, बच्चा डिलीवर होता है, तो क्या वो 9 इंच की, इमेजिन 9 इंच की, तो तुम इमेजिन नहीं कर सकते, ठीक है ना, क्योंकि वो चीज तुम कभी फेस भी नहीं करोगे, है ना। बॉयज गर्ल्स से फेस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस जर्नी से हम जाते हैं, है ना। तो 9 इंच की ओपनिंग होती है उस होल की, जहां से बच्चा सर्विक्स से मतलब डिलीवर होता है। तो वो 9 इंच डिलीवरी के बाद 9 इंच रह जाता है, फिर कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है ना, ठीक है। रिप्रोडक्शन में हम पढ़ेंगे इंटरकोर्स जब होता है, ठीक है। इंटरकोर्स होने के लिए पेनिस की एंट्री होती है, ठीक है, वेजाइना के अंदर। तो उस टाइम पे भी क्या होता है कि क्यों रेप केसेस में वो इतना पेनफुल होता है, और नॉर्मली जब इंटरकोर्स पार्टनर्स करते हैं वो इतना पेनफुल नहीं होता। क्यों, क्योंकि रेप केस में आपके अंदर वो फीलिंग नहीं आती है, ना फीलिंग आती है, ना आपकी बॉडी उस तरीके से बिहेव करती है, तो वो ओपनिंग नहीं होती है, मसल्स आपकी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है। जब आप अपने पार्टनर के साथ किसी के साथ फील करोगे तो भाई वो इमोशंस आते हैं, हमारी बॉडी में क्या होता है, हार्मोन रिलीज होते हैं, और वो हार्मोन क्या करते हैं,
वहां की ओपनिंग कराते हैं, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ओपनिंग होती है, जो भी इंटरकोर्स हुआ उसके बाद फिर दोबारा अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, है ना। तो बेटा वही वाली मैं कह रही हूँ, तो हर जगह क्या मिलेगा, स्फिंक्टर वो तभी ओपन होगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा। अब देखो खाना यहाँ से यहाँ आ गया, स्टमक में आना है तभी ओपन होगा, इसमें आ गया, ठीक है। इसमें आने के बाद यहाँ होगा, क्यों क्यों होगा बेटा, क्यों, समझो ना बात को। स्टमक में क्या है, अगला स्टेप बताऊंगी, स्टमक में क्या है, खाना एसिडिक हो गया, ये जो काइन बना है ये क्या है, एसिड मिक्स है ना इसके अंदर, प्रोटेक्शन यहाँ हो रही है स्टमक के अंदर, इसके बाद आपके शरीर में कोई प्रोटेक्शन वाली लेयर नहीं है कि जो एसिड से बचाएगा, है ना। अब वो क्या होगा, अब वो एसिड आगे जाएगा, स्टमक तो बचा लिया, आगे बाकी स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, और उसमें क्या करो, जब एसिड अगर मान लो एनएस के थ्रू एसिड निकल रहा है तो का मचा 8 दिन सुबह हाँ, अब वही तो काम है ना, आप पहले तो इसी का इंतजाम करना पड़ेगा, है ना। अब क्या होगा, देखो मैंने तुम्हें बता दिया, ये वाला क्या है, स्फिंक्टर, पूछ लेगा अगर कि स्फिंक्टर होता है, एक स्फिंक्टर होता है बेटा स्टमक से कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में जाएगा स्फिंक्टर, रेक्टम में आएगा, रेक्टम की भी ओपनिंग होती है, प्रेशर आता है ना, फील होता है कि अर्ज आती है, अब रिमूव करना है, तो एमएस वहां पे भी स्फिंक्टर है, ठीक है। अब देखो यहाँ वाला जो स्फिंक्टर एक याद है रखो, बस बाकी सारी जगह के नाम अलग अलग है, इतना डीप जाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने नॉर्मली देखा है, ओडीआई ऑफ स्फिंक्टर, इतना तुमसे पूछ सकता है, इससे ज्यादा नहीं पड़ेगा। जहां स्टमक, क्योंकि एक स्पेशल ओपनिंग है ना, स्टमक से इंटेस्टाइन में जा रहा है, यहाँ पे कुछ चीजें बदलाव होंगी, तो ये वाला पूछ लेता है, क्या बोलते हैं, ओडीआई, ओ डबल डी आई, ओडीआई ऑफ स्फिंक्टर, इसका नाम है गेट का, ठीक है, सारे गेटों के नाम है, लेकिन बस वही याद रखो तुम, ठीक है, क्योंकि बाकी तो सारा काम नॉर्मल हो रहा है, अब खाना नॉर्मल हो जाएगा यहाँ के, है ना। अब देखो एसिडिक है, काइन, अगर पूछ ले क्वेश्चन कि काइन का मीडियम कैसा है, एसिडिक, अब क्या होगा, स्टमक से कहा जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के एसिड को झेल नहीं पाएगी, है ना, तो पहले इंतजाम करना पड़ेगा, उससे पहले आ जाओ क्या, अब ये देखो स्टमक के सिर पे एक बैठा है, क्या, लीवर, है ना, तो अब लीवर का क्या काम है भाई, लीवर भी तो हेल्प करता है ना, लीवर इनलार्ज हो जाता है ना, फैटी लीवर जिसको कहते हैं कि लीवर बढ़ गया, लीवर में कुछ इन्फेक्शन हो जाता है, लीवर का इम्प्लांटेशन भी होता है ना, पता है ना, कोई कोई अपना लीवर इम्प्लांट करता है, जैसे किडनी का इम्प्लांटेशन होता है ना, ऐसे लीवर का भी होता है, हाँ, वो तो किडनी का डायलिसिस होता है, लीवर भी इम्प्लांट हो जाता है, ठीक है ना, दे देते हैं, ठीक है, डोनेट कर देते हैं, लीवर में अगर इन्फेक्शन आता है, जो मतलब ऐसा बोला क्या जाता है अभी, जो एल्कोहलिक जो पर्सन होता है उनका लीवर पे इफेक्ट पड़ता है ना, एल्कोहलिक जो पर्सन होते हैं, जो एल्कोहल कंज्यूम करते हैं उनका लीवर पे, क्योंकि लिमिट में पीता तो दवाई की तरह होता है देखो इफेक्ट तो देखो बेटा पड़ेगा ही पड़ेगा ना। एल्कोहल क्या है, केमिस्ट्री जब पढ़ाएंगे ना तो अल्कोहल बताऊंगी तुम्हें, ठीक है, पर वो वाली अल्कोहल जब कार्बन के अंदर हम पढ़ते हैं ना, तो मैं बच्चों को कहती हूँ भैया ये अल्कोहल वो नहीं है जो पीते हैं, ठीक है, अल्कोहल आती है, फिल्ट्रेशन होता है, ये अल्कोहल भेजी जाती है, इंडस्ट्री में बहुत यूज होती है, बहुत अल्कोहल का काम होता है कि उससे दूसरी चीजें बनती है ना, या फिर उनका यूज करके कुछ और चीजें बनाई जाती है। अब देखो जितने वर्कर काम कर रहे हैं, अब बड़े पैमाने पे काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, वहां क्या आ रहा है, अल्कोहल बनाना है, तो अब भाई अब क्या होगा, आएंगे कहीं कहीं ट्रक भर के लेबर पड़े हैं है ना, आधे से ज्यादा कंज्यूम कर ली, है ना, तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना, वो अल्कोहल वो आती है जिसमें पॉइजन होता है, पॉइजन इट मीन्स वो क्या कहते हैं उसको, लिक्विफिकेशन जो हम करते हैं ना, लिक्विड्स का जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मतलब एक प्रोसेस होती है लास्ट में जो होती है, जो उसको पीने के लिए जो बनाया जाता है, वो वाली प्रोसेस होती हुए बिना आती है, तो उन लोगों को पता है भाई जहर है, जो भी एक ने ट्राई कर लिया ना, ठीक है ना, रह ही जाएगा फिर, ठीक है, तो उसका फैक्ट्रीज में इंडस्ट्रीज में यूज होता है, लिक्विड का होता है, उसमें अल्कोहल का होता है, ठीक है ना। आ जाओ वही पड़ेगा ना, तो अगर कोई हार्ड चीज ले रहे हो तो उसको डाइजेस्ट भी तो करना है ना, और डाइजेस्ट करने के लिए कहाँ सी चीज आएंगी, आपकी बॉडी की यूज होंगी तो इफेक्ट डालेंगे, ठीक है। आ जाओ चलो, अब स्टमक में हमारा डाइजेशन हो गया, अब कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब ये जाता है ना, तो ये लीवर और पेनक्रियाज बोलते हैं कि हमारे साथ तो आगे चली गई ना चीजें, भाई हम किस लिए बैठे हैं, हमसे भी तो कुछ हेल्प लो, हम भी तो करेंगे, है तो कुछ ना कुछ हेल्प करनी पड़ेगी, है ना, बिना करे तो कुछ खाने का मतलब ये हो जाए, खाएंगे तो न्यूट्रिशन खाना पच रहा है तो इनको भी तो लगेगा ही ना, बिना कुछ करे खाओगे तो घर में मतलब इज्जत नहीं मिलेगी, है ना, जैसे अभी तुम क्या कर रहे हो, फ्री का खा रहे हो घर में बैठ के, है ना, माँ बाप अभी तो खिला रहे हैं, एक समय तक खिलाएंगे, पैसा भी दे रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, बाकी तुम्हारी सारी फरमाइशें हैं जो पूरी कर रहे हैं, लेकिन कितने समय तक, उन्हें उम्मीद ये है कि भाई आखिरी समय चल रहा है, इसके बाद कुछ ना कुछ
करेगा ही, है ना कुछ करेगा या करेगी, है ना। जरूरी भी है भाई, अपने लाइफ जीनी है तो बेसिक नीड्स तो पूरी करनी ही पड़ेंगे ना। देखो, तो लीवर कहता है कि भाई मैं भी सदस्य हूँ, भाग लूंगा। पेनक्रियास कहता है मैं भी लूंगा। तो एक एक करके पढ़ते हैं, ठीक है। तो लीवर से पूछा गया कि भाई आप भी बताओ आप क्या करोगे, आगे बढ़ जाओ। लीवर से पूछा गया आप बताओ भाई आप क्या करोगे। लीवर ने कहा कि भाई मेरे पास, मैंने अभी लीवर बनाया था, उसके अंदर मैंने एक कुछ स्ट्रक्चर बनाया था जिसको मैंने बोला था गॉल ब्लैडर। उसमें जो एक ट्यूब थी उसको मैंने लिखा था बाइल डक्ट, ठीक है। तीन चीज याद रखना, लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, अंदर बोल रहे भाग मतलब अटैच रहता है उसके साथ, और एक होती है बाइल डक्ट, ठीक है। तो लीवर के अंदर क्या होगा, उससे पूछा कि भाई क्या करोगे। लीवर ने कहा कि भाई मैं बाइल जूस सीक्रेट करूंगा। क्या करूंगा, बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस, अब हर जगह एंजाइम है तो बाइल जूस क्या करेगा कि भाई मैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करूंगा। बेटा फैट का डाइजेशन यहां भी होगा और अगला जब मैं करवाऊंगी उसमें भी होगा, लेकिन सवाल ये पूछा जाता है कि इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, ठीक है। ये वर्ड ही यूज किया जाएगा, क्या, इमल्सिफिकेशन, ठीक है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट कौन करता है, ठीक है, कौन करता है, बाइल जूस करेगा। हमेशा बाइल जूस ही इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करेगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है, अगला सवाल वो ये पूछेगा, क्या होता है कि फैट खाया है, बड़ी मात्रा में खाया है, एक फैट ही ऐसा है जो हमारा पूरा माउथ से लेके जब आखिरी समय आता है वहां पे जाके डाइजेस्ट होता है, मतलब उसकी प्रक्रिया इतनी है। तो मैंने जब फैट तुम्हें कल कराया था मैंने बोला था कि फैट बहुत इंपॉर्टेंट है ना, सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी देता है, लेकिन बहुत कम मात्रा में हमें खाना चाहिए वरना एक्यूमुलेट करेगा, ओबेसिटी कर देगा, डाइजेस्ट करना उसको बहुत मुश्किल है। इसलिए कहते हैं कि दिन में घी खाओ, प्योर घी खाओ, लेकिन एक चम्मच का ही कंजप्शन करो, उससे ज्यादा करोगे तो फिर आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, है ना। तो इसलिए बोला जाता है। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब क्या होता है कि जब लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स, यानी कि लार्ज फैट का स्ट्रक्चर को तोड़ के छोटे छोटे करते, पहले तो तोड़ा ही जाएगा ना, है ना। देखो, हम जब खाना खाते हैं, मैं एक एग्जांपल ये यूज करती हूँ, मैंने कल बताया था क्या, जैसे रोटी को अगर डिप कर दे पानी में, है ना, तो नॉर्मली कितनी जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगी, और वही पराठा या पूरी हो उसी के साथ बना के डिप करे पानी में तो उसको निकाले तो ऐसी कैसे निकले, क्योंकि लेयर किसकी आ गई, फैट की लेयर आ गई। जब आप फैटी कोई चीज खाते हो, बाहर की कोई चीज खाते हो, फिर पूरी कचौरी खा ली या फिर भटूरे वगैरह खा लिया या फिर बाहर का कुछ सामान ऐसा खा लिया फैट वाला, तो फिर क्या करते हो, बहुत ज्यादा तुम्हें प्यास लगती है ना, क्योंकि उसके डाइजेशन में हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, तो बॉडी में रिक्वायर डाइजेस्ट करना पड़ेगा तो मांगेगी ना बॉडी बार बार, तो तुम्हें पीना ही पड़ेगा, क्योंकि शरीर में से तो फैट इतना पानी कहाँ से लाओगे, जितना है वो यूज हो चुका है ना, जितना कंज्यूम करा। तो इसलिए जब फैटी चीजें खाते हो तो प्यास बहुत ज्यादा लगती है ना, पानी की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। और पानी वैसे भी जरूरी है बेटा बॉडी के लिए, डिहाइड्रेट कर हो जाता है ना तुम्हारा बॉडी, तो जितना ज्यादा हो सके लिक्विड कंजम्पशन में चीजें ऐड करनी चाहिए अपनी। आ जाओ, तो मैंने क्या बोला कि फैट को डाइजेस्ट करने के लिए इसलिए हमें वाटर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। तो बेटा मैं बार बार क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि कंफ्यूजन यही होगा, हमेशा इमल्सिफिकेशन का वर्ड किसके लिए यूज होगा, फैट के डाइजेशन के लिए। इमल्सिफिकेशन की अगर डेफिनेशन पूछेगा कि होता क्या है उसमें, क्या होता है, लार्ज फैट ग्लोब्यूल्स स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट होंगे, बाइल यूज करेगा जो कि लीवर से सीक्रेट होता है। समझ गए इतनी कहानी, यही होगा। फैट का काम आगे भी दिखाऊंगी, है ना, फैट को आगे अब इसको भी तो फैट जो स्मॉल फैट ग्लोब्यूल्स बने उसको डाइजेस्ट करना है ना, वो भी तो टूटेगा, लेकिन उसको इमल्सिफिकेशन नहीं कहूंगी, ठीक है, इमल्सिफिकेशन यहाँ कहूंगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तो बाइल लीवर ने इतना ही काम बताया अपना, ठीक है, क्योंकि भारी काम कर रहा है भाई, फैट को तोड़ रहा है, ठीक है। तो इसके अलावा जितना बाइल जूस हमारी बॉडी में आता है सीक्रेट होता है, ठीक है, वो तो यूज हो गया, बहुत बार ऐसा तक बच भी जाता होगा, है ना। तो गॉल ब्लेडर के अंदर हमारा बाइल जूस इकट्ठा होता है, ठीक है। तो गॉल ब्लेडर का काम क्या है, आना मैंने बताया था ना लीवर के पास जो भी गॉल ब्लेडर बताया था, तो गॉल ब्लेडर में क्या होता है, स्टोर बाइल जूस, ठीक है।
ठीक है, बाइल जूस को स्टोर करता है गॉल ब्लैडर। समझ गए इतनी बात? ठीक है, बाइल जूस आता किससे है? जो मैंने बताया था ना, बाइल डक्ट जो थी, है ना, बना, और बाइल डक्ट के थ्रू कहाँ आएगा? आपके स्टमक में, इंटेस्टाइन में आएगा। ठीक है, स्टमक में नहीं जाएगा। स्टमक का काम जो था वो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब मैं स्मॉल इंटेस्टाइन की बात कर रही हूँ, तो ये सारे कहाँ जाएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, तो बाइल डक्ट के थ्रू जाएगा, थ्रू बाइल डक्ट। ठीक है, ठीक है, अगर इस बाइल की मात्रा हमारी बॉडी में ज्यादा हो जाए, हो सकती है ना भाई, शरीर से सीक्रेट हो रहे, ग्लैंड्स है, एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं, तो ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो समस्या तो हमारे शरीर में तभी पैदा होती है ना, कि जब कोई चीज लिमिट से फालतू हो जाती है, लिमिट से कम हो जाती है ना। तो अगर ये लिमिट से फालतू हो जाए बाइल, तो क्या करेगा? बाइल अगर लिमिट से फालतू हमारी बॉडी में हो जाएगा तो क्या कर देता है? जॉन्डिस, पीलिया, है ना। तो पीलिया की समस्या क्यों हो जाती है? क्योंकि बाइल बहुत ज्यादा सीक्रेट होता है लीवर से, है ना। लीवर इन्फेक्टेड हो जाता है उनका, लीवर की जो प्रक्रिया है वो बदल जाती है। तभी जॉन्डिस वालों को क्या कहा जाता है फिर? लाइट डाइट लो, डाइजेशन ढंग से नहीं हो पा रहा है ना। बोला जाता है ना, सबसे पहले उनकी डाइट बिल्कुल खत्म कर दी जाती है, बिल्कुल लिक्विड पे आ जाओ, बहुत ही लाइट डाइट लो, है ना, क्योंकि डाइजेशन गड़बड़ है। समझ गए? सवाल यहीं से पूछेगा, ये तो सब जानते हैं। ठीक है, बाइल अगर एक्यूमुलेट बॉडी में हो जाएगा तो जॉन्डिस। ठीक है, ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई बाइल की। चलो आगे बढ़ते हैं। इससे पहले एक चीज और सुन लो, मैं तुम्हें ये भूल ही नहीं, बता ही रही हूँ। अभी स्टमक से खाना कहाँ गया था? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, हम स्मॉल इंटेस्टाइन ही पढ़ रहे हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन में पहली बात तो स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं? लार्ज को लार्ज क्यों बोलते हैं? छोटी आंत बड़ी आंत क्यों बोलते हैं? हालांकि ये तो मैंने बताया, बनाई थी ना अभी, मैंने कहा था इतना बड़ा बड़ा सा कुछ ऐसे 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 करके गुच्छा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन तो सिर्फ ऐसे होती है साइड में, है ना। ये स्मॉल है, ये लार्ज है। स्मॉल इंटेस्टाइन होती तो स्मॉल है, मतलब पतली होती है, लेकिन होती लंबी है ना। तो इसकी विड्थ कम होती है। ठीक है, अब देखो जो दो पाइप जा रहे हैं, अब देखो वहां से कनेक्टेड है मोटे वाला पाइप है, और आगे फर्दर क्या है? बहुत बारीक वाला। मैं इस वाले की बात कर रही हूँ, ठीक है ना, छोटे वाले की। तो वहां से मोटा है, तो वही वाले काम है। मोटे वाला जो देखो छोटा सा थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, और ये लंबा है, वही वाली कहानी है। स्मॉल को स्मॉल क्यों बोला गया? क्योंकि उसकी विड्थ कम है, चौड़ाई कम है। लार्ज को लार्ज क्यों बोला गया? उसकी विड्थ ज्यादा है। ठीक है, हमेशा जब भी मैं बनाती हूँ इसको बहुत पतला बनाती हूँ, ये बड़ा बनाती हूँ। ठीक है, समझ गए इतनी बात? कितनी है इसकी स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई? पूछ लेता है 32 फीट। हमने मीटर पढ़ी है ना। ठीक है, तो 5 से 7 मीटर, 5 से 7 मीटर मतलब मम्मी की साड़ी, 5-6 मीटर की साड़ी होती है ना विद ब्लाउज वाली, और 1 मीटर जुड़ जाता है उसमें, तो लगभग उतना ही सोचो। अब मम्मी की साड़ी पूरी खोल लो, है ना, इमेजिन। हाँ हाँ, तो इतनी लंबी तुम्हारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, छोटे वाली, है ना, डाइजेशन जिनमें चलता है। अब इतनी लंबी है बेटा, तो इसको थोड़ा सा और मैं डिफाइन कर दूं, क्या होता है? ऐसे गुच्छे में होती है ना, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है, 3 पार्ट में डिवाइडेड रहती है स्मॉल इंटेस्टाइन। किस किस में? पहला पार्ट, सबसे पहला पार्ट क्या बोलते हैं? ड्यूडेनम। ठीक है, दूसरा पार्ट जेजुनम, तीसरा पार्ट इलियम। नाम याद रखना, पूछ लेगा ड्यूडेनम जेजुनम इलियम किससे रिलेटेड है? लार्ज से नहीं है बेटा, लार्ज को लार्ज बोलेंगे, स्मॉल का शुरुआती पार्ट डेडनम जेजुनम इलियम, यानी कि जो डाइजेशन स्टमक से होने के बाद आएगा वो किस में आएगा? पहले वाले पार्ट पे, शुरुआत का पाइप का जो हिस्सा होगा उसमें आएगा ना, तो ड्यूडेनम में आएगा। ठीक है, तो अब सुन लो मेरी बात, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जब आएगा खाना, क्या आएगा? काइम आएगा, एसिडिक मीडियम के साथ आएगा। ठीक है, उसमें मैंने क्या बोला? इसको बोलेंगे बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो चीजें आती है ना, उसको जो जितने भी ग्लैंड में कह रही हूँ, जितने भी ग्लैंड होते हैं वो सारे सीक्रेट करते हैं। इसके अंदर जब आता है हम इसको कहते हैं इंटेस्टाइनल
जूस। इनको याद करना इजी है क्योंकि जो नाम है ऑर्गन का उसी से रिलेटेड है ना। गैस्ट्रिक वाला मैंने तुम्हें करा दिया, गैस कहाँ बनती है, स्टमक में, है ना। तो स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इंटेस्टाइनल जूस, ठीक है। इंटेस्टाइनल जूस के अंदर मैंने क्या बताया था पहले, लीवर करेगा काम, जिसने क्या भेजा, बाइल भेजा था, बाइल जूस भेजा था, है ना। तो ये जो बाइल जूस था ये इस इंटेस्टाइनल जूस का पार्ट है ना। ठीक है, एक पार्ट हमारा क्या हो गया, लीवर से आने वाला बाइल जूस, ठीक है। बाइल जूस का और काम क्या है, बाइल का काम क्या है, और बाइल का काम सबसे पहले, मैं अभी तक बोल रही थी, स्टमक में खाना काइन क्या है, एसिडिक है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जब घुसेगा तो तहलका मचाएगा, ठीक है। तो बाइल का सबसे काम होता है, पहला काम होता है ये एल्कलाइन बना देता है फूड को। बाइल कौन करता है, एल्कलाइन। एल्कलाइन मतलब क्या होता है, बेस, ठीक है। खाना क्या था, एसिडिक था, उसमें बेस मिल जाएगा, तो एसिड प्लस बेस क्या बना देता है, क्या बनाता है, सॉल्ट प्लस वाटर। केमिस्ट्री में पढ़ेंगे इक्वेशन, ठीक है, डीप में, ठीक है। इसलिए क्या करते हैं, एसिड प्लस बेस सॉल्ट प्लस H2O बनाता है। तो अब एसिडिक था, बचा लिया सबसे पहले, ठीक है। सबसे पहले तो उसी का इंतजाम करना था जो खाना एसिडिक आ रहा है ना। तो उसको हमने क्या करा, बाइल जूस क्या होता है, एल्कलाइन होता है। सवाल पूछता है बाइल जूस क्या होता है, एसिड बेस सॉल्ट या फिर कुछ भी ऑप्शन में दे देगा, तो एल्कलाइन बेस होता है। और एसिड के साथ जब बेस मिलेगा क्या बनने जाएगा, सॉल्ट प्लस वाटर। ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किसी चीज को न्यूट्रल करना, एसिड को उसके अगेंस्ट बेस मिलकर न्यूट्रल कर देता है। एसिडिटी जब स्टमक में होती है, बताऊंगी अभी स्टमक वाली, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, इनो। काम शुरू से 6 सेकंड में, है ना, 6 सेकंड में, है ना। इनो, इनो क्या होता है, इनो यही एल्कलाइन बेस होता है। पेट में क्या है, एसिड, है ना, एसिड बना हुआ है ना। एसिड में जैसे ही ये बनेगा एकदम से क्या होता है, सॉल्ट बन जाता है, एकदम से डकार आती है ना, वो गैस निकल जाती है ना, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन हो गया, किसी चीज को न्यूट्रल करोगे तो क्या होगा, ठीक है, सॉल्ट बन जाता है वो एकदम। इसलिए हम जितने भी इनो को हम एक और चीज के नाम से जानते हैं, इनो, इको क्यों, इको, इनो को हम क्या बोलते हैं, एंटा एसिड, है ना। एंटा एसिड यानी कि एसिड के अगेंस्ट वाला बेस, है ना। तो ये तो दोनों चीज खतरनाक है ना, ये आग है तो वो पानी है, तो इनो बोलते हैं एंटा एसिड। एग्जाम में पूछ लेता है ना कि जब एसिडिटी होती है तो आप क्या लेते हैं, तो उसमें ऑप्शन लिखा होगा एंटा एसिड, है ना। जरूरी नहीं है इनो लिखा होगा या बेस लिखा होगा, एंटा एसिड। इनो पे जाके देखना आज एंटा एसिड लिखा होगा, हाँ? ये उसको इनो बोलना पड़ेगा। और अगर मेडिकल स्टोर पे जाओगे तो एंटा एसिड बोलोगे, वो समझ जाएगा। हम्म। हाँ, इतना हो गया, चलो इसको आगे पढ़ेंगे। अभी अभी हमें क्या करना है, पेनक्रियाज वाला भी पढ़ाना है, ठीक है। अब दूसरा क्या होगा बेटा, इसमें इंटेस्टाइनल जूस में एक तो लीवर से हमारा बाइल जूस आ गया, दूसरा हमारा क्या आएगा, पेनक्रियाज से आएगा। पेनक्रियाज से क्या आएगा, पेनक्रियाज से क्या आएगा, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है, पेनक्रियाटिक जूस, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल जूस के अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, लीवर से आया है और पेनक्रियाज से आया है, ठीक है। लीवर से आपका बाइल जूस आया, पेनक्रियाज से पेनक्रियाटिक जूस आया। पेनक्रियाटिक जूस में अब क्या डाइजेशन होगा वो बताऊंगी, ठीक है। इतना डीप नहीं जाऊंगी, पहले उससे पहले थोड़ा सा और वापस आ जाओ तुम, एसिडिटी वाली कहानी सुना दो तुम्हें, है ना। देखो बेटा, हमें क्या हो जाता है, एसिडिटी हो जाती है, कब कब हो जाती है, स्टमक के अंदर एसिडिटी होती है, बेटा सुन लो, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है, स्टमक के अंदर एसिडिटी हो जाती है। तो क्या होता है, किस किस कंडीशन में हो जाती है, जब हम कुछ ऐसा ओवर ईटिंग कर रहे हैं, शादी में चले गए, है ना, शादी में जाके क्या करते हैं, वही खाते हैं हम, गोलगप्पे भी खाते हैं, ठीक है, सब कुछ खा रहे हैं, ठीक है, लिमिट से फालतू खाते हैं क्योंकि सारी चीजें ट्राई करनी है। और रसगुल्ले, गर्म रसगुल्ले के साथ आइसक्रीम खा रहे हैं, फिर कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं, फिर कॉफी तो रह गई, है ना, है ना। और लिमिट से फालतू हमने खाना अपने स्टमक में भर लिया। स्टमक की एक लिमिट है उसको रखने की, जब खाना लिमिट से फालतू खा लिया तो डाइजेशन होगा, डाइजेशन के लिए क्या होगा,
हर तरीके का तुमने खाना खाया है। बेचारा HCl को क्या करना पड़ेगा, ज्यादा मात्रा में खाना आया है, ज्यादा मात्रा में HCl को आना पड़ेगा, और जब वो उस खाने पहले ही ओवर ईटिंग कर रखी है, उसमें HCl मिलेगा, तो किसी में मान लो किसी बर्तन में जितना सामान आ सकता है उतना ही तो डालोगे, उसके उसके ज्यादा डालोगे तो क्या होगा, ओवरफ्लो करके बाहर आएगा। अब ओवरफ्लो करके क्या जाए, कहाँ जाएगा, इसलिए तो दरवाजे बंद रहते हैं, है ना। अब ओवरफ्लो करके क्या आता है, बेचारा ऊपर को चलता है, ऊपर क्या है, ईसोफेगस। अभी नीचे वाला का गेट बंद है, ऊपर वाले में से खाना गया तो ऊपर को फ्लो करेगा, है ना। ऊपर को फ्लो करता है, क्या करता होता है उसमें, ईसोफेगस आपकी ट्यूब है, उस स्फिंक्टर को छेड़ेगा, वहां तक ही आ पाता है, इतना नहीं आता। ज्यादा ऊपर आता है तो वोमिटिंग होती है, एसिडिटी में वोमिटिंग भी होती है। वोमिटिंग होती है तो कितना खतरनाक वाला सीन होता है, कभी ना कभी तो लाइफ में फील किया होगा ना, वो जलन, है ना। क्यों, क्योंकि स्टमक में खाने में क्या था, एसिड, और जब वो एसिड निकलता है कितनी जलन होती है, खट्टा खट्टा, और ये सब चीजें कितनी गंदा वाला फील होती है ना। और कितना प्रेशर आता है कि जब तुम्हारा खाना उल्टा वापस आता है, क्योंकि वो उसका पाथ नहीं है ना, तो प्रेशर लगेगा तो भाई तभी आ पाएगा। दूसरी चीज, खाना खा लिया भरपेट, लिमिट से फालतू, अब डाइजेशन के लिए एसिड भी चाहिए, वो एसिड बेचारा उसमें मिक्स हुआ और क्वांटिटी बढ़ गई, वो उछल उछल के आएगा ऊपर। तो जो स्फिंक्टर है ईसोफेगस का, बेटा आपका स्टमक म्यूकस की लाइनिंग से है कवर्ड है, ईसोफेगस नहीं है। उस स्फिंक्टर के नीचे आपका स्टमक है जो लाइनिंग कवर कर रहा है, ईसोफेगस नहीं कवर कर रहा। वो गेट के बाहर अगर आओगे तो गेट के बाहर कोई प्रोटेक्शन नहीं है ना। और वो जैसे हल्का सा भी लिक्विड उसका टच होता है, हमें क्या होती है, जलन फील होती है। वो जलन क्यों फील होती है, वो एसिड की जलन होती है, इसलिए हम क्या कहते हैं, एसिडिटी बन रही है, क्योंकि एसिड की मात्रा ज्यादा हो रही है। समझ गए बात। फिर क्या करते हैं हम, एंटासिड खाते हैं, है ना, तो जो बेस को बेच के उसका वो न्यूट्रलाइजेशन करता है, ठीक है, फिर डाइजेशन की प्रक्रिया होती है। समझ गए, तो ओवर ईटिंग मत करना, है ना। खाने को खाने के तरीके से खाओ, है ना। अभी मैं सुबह सुबह आती हूँ ना, मैं देखती हूँ यहाँ पे जब मैं चढ़ रही होती हूँ ना कोई बैठा होता है, सबकी अपनी अपनी वो है, लेकिन हमारे पास ऑप्शन है। जब मेरे कल परसों मैंने देखा था कोल्ड ड्रिंक पी रहा है लड़का बैठा, वो बच्चा लड़का जो भी था, कोल्ड ड्रिंक पी रहा। आज मैंने देखा वो स्टिंग आता है ना, स्टिंग पी रहा। यार तुम अर्ली मॉर्निंग, तुम्हारे स्टमक में कुछ नहीं है और तुम क्या डाल रहे हो, वो क्या है, एसिड है ना, एसिड है। तो फिर एसिडिटी नहीं बनेगी, न्यूट्रिशन कुछ नहीं मिलेगा, एसिडिटी नहीं बनेगी तो क्या बनेगी फिर, वो पावर के लिए बोला था, स्टिंग पावर है जगा देता है वो अपने बेचने के लिए। बेटा तो देखो कॉमर्शियली कितनी चीजें यूज होती है, मैं सारी बताऊंगी तुम्हें, है ना। अभी जब हम करेंगे, कल बताया था ना टाटा साल्ट वाला, बताया था टाटा साल्ट यूज करता है नमक बेचने के लिए। आयोडीन नहीं भी डालोगे, आयोडीन नहीं हमें मिल जाएगा, है ना। वो तुम्हारे टाटा साल्ट से ही नहीं मिलेगा। आयोडीन मिनरल हमें, और जो मिनरल हम खाते हैं, जितना भी खाना खाते हैं उसमें मिनरल मिल जाते हैं सारे, हमारे यहाँ पे एनवायरमेंट में चीजें है अवेलेबल। हिली एरियाज में गोइटर देखने को मिलता है, क्योंकि वहां पे उनके एनवायरमेंट में आयोडीन की कमी है, तो वो उस मिनरल की कमी है, तो वो इनटेक करेंगे तो उस मिनरल की कमी आएगी, है ना। इसलिए हिली एरियाज में गोइटर ज्यादातर मिलता है आयोडीन की कमी की वजह से, यहाँ नॉर्मली आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो अब देखो अर्ली मॉर्निंग इसलिए बोला जाता है कि सुबह के मील में क्या चीजें, ये जो एसिडिक चीज होती है ना, जैसे दही नहीं खानी चाहिए, छाछ नहीं पीनी चाहिए, है ना। जो ऐसी चीजें हो जो एसिडिटी वाली होती है, खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए, है ना। कि ऑरेंज जूस पी लिया सबसे पहले, उससे पहले कुछ खा लो। आप दोपहर में ले सकते हो कुछ, आपने मील ले लिया मॉर्निंग में, उसके बाद ले लो, डाइजेशन हो जाएगा, है ना। दूसरी चीज बेटर नॉलेज के लिए बता रही हूँ, मल्टीग्रेन आटा आजकल बहुत चल रहा है ना। मल्टीग्रेन आटा क्या होता है, मल्टीग्रेन में बड़े लोग आजकल कॉन्शियस होके ऐसे बोलते हैं हम तो मल्टीग्रेन आटे की रोटी खाते हैं, मल्टीग्रेन खाते हैं, मल्टीग्रेन ब्रेड लेते हैं, है ना। जिम विम जो जाते हैं उनके वो वाले वो बता देते हैं। कल मैंने जिम वालों आधे तो ट्रेनिंग दे रही थी इनको, जिन्होंने कल मेरी क्लास ली। मल्टीग्रेन का बेटा मतलब ये होता है कि बहुत अच्छी चीज है, सारे ग्रेन्स लेने चाहिए क्योंकि उनमें अलग अलग टाइप के मिनरल्स होते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सारे मल्टीग्रेन, हम 8 तरीके का अनाज मिक्स करके पिसवाते हैं हमारे घर में, उसकी रोटी खाते हैं, है ना, वो मल्टीग्रेन नहीं होता। ठीक है, आपने 8 तरीके का अनाज एक साथ मिक्स करा दिया, आपके पेट में मक्का जाएगी वो अलग तरीके से डाइजेस्ट होती है, गेहूं जाएगा अलग तरीके से डाइजेस्ट होगा, चना जाएगा अलग तरीके से डाइजेस्ट होगा, आपका चावल जाएगा अलग तरीके से। चावल क्या है, स्टार्च है। जो आपकी मक्का हो गई और जो चने हो गए वो क्या है, चने मक्के में क्या होता है, पल्सेस हो गई ना, वो उसमें प्रोटीन है, अलग डाइजेस्ट करेगा। गेहूं में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, स्टार्च होता है ना, वो अलग डाइजेस्ट करेगा। तो हर चीज अलग अलग डाइजेस्ट करेगी और वो सारी तुमने मिक्स करके एक साथ अपने पेट में पहुंचा दी, तो पेट तो कंफ्यूज हो जाएगा ना, एक्चुअल में कंफ्यूज हो जाएगा, मैं कहाँ किसको कैसे डाइजेस्ट करूं। तो मल्टीग्रेन खाना चाहिए, पर ऐसे एक टाइम में एक ग्रेन लो,
दूसरे टाइम में अलग लो, किसी और दिन अलग। 7 दिन है, 7 तरीके के अनाज खाओ। सर्दियों में खाते हैं ना, मक्का की रोटी खाते हैं, बाजरा की रोटी खाते हैं, है ना, गेहूं की रोटियां खाते हैं, चावल भी अपने डाइट पे ऐड करते हैं, है ना। तो बेटा एक टाइम में एक ग्रेन लो, मल्टीग्रेन खाओ एक टाइम में एक, इसलिए पेट को ज्यादा कंफ्यूज है। इसलिए शादियों में हम पेट को कंफ्यूज कर देते हैं ना, ठंडा भी गर्म भी, पनीर भी खा रहे हैं और उसके साथ क्या लेते हैं, हाँ नहीं चीला तो लेते हैं, वो तो ठीक है। पनीर खाते हैं, पनीर के साथ क्या लेते हैं, रायता। रायता, रायता और पनीर का मिक्सचर है ही नहीं। पनीर इज व्हाट, मिल्क प्रोडक्ट है, और रायता क्या है, मिल्क को क्या फाड़ के खट्टी खट्टी चीज बनी है, तो दोनों चीजें फटेगा ही फटेगा पेट में जाके। दूध और छाछ एक साथ पी सकते हो, मट्ठा दही नहीं पी सकते ना। अगर छाछ पी लिए तो फिर दूध नहीं पियोगे, दूध पी लिया तो छाछ नहीं पियोगे, वही चीज है। तो पनीर के साथ तुम कैसे खा सकते हो भाई। और हम क्या करते हैं, पूरी सब्जी पनीर और उसमें रायता, है ना, है ग्लास में। दूसरी चीज, दही के साथ, दही के साथ क्या नहीं होना चाहिए, सैलड नहीं होना चाहिए। और आजकल क्या बन रहे हैं, फ्रूट सैलड और वेजिटेबल, कुकुम्बर सैलड, खीरे का सैलड, खीरे का सैलड कह रही, खीरे का रायता, दही में ही रायता, आपने दही में ही खीरा मिक्स कर दिया आपने। सबसे खतरनाक है बेटा, खीरा दही के साथ रिएक्ट करता है। हाँ, रायता को अच्छा मानते हैं, रायते को आप रायते के तरीके से काला नमक डालो, उसको पियो, है ना। दही में काला नमक डाल लो आप, डाइजेशन को भी अच्छा करेगा, इसलिए बोलते हैं कि काला नमक यूज करना चाहिए। सैलेड में क्यों बोलते हैं, मैं बोलती हूँ विटामिन सी होता है, हर दिन आपकी बॉडी में विटामिन सी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। विटामिन सी की रिक्वायरमेंट हर दिन है, क्योंकि आपकी बॉडी से हर दिन फ्लश आउट होता है वो, ठीक है। इसलिए हमेशा बोला जाता है कि दोपहर के टाइम डाइट में आपके दही होना चाहिए, रात को दही नहीं खानी। आप सैलेड ले लो, दोपहर में दही ले लो, सैलेड आप रात को ले लो, एक साथ मत लो। और हमारे यहाँ क्या हो गया, खीरे का रायता, है ना, वेजिटेबल्स का, फ्रूट्स का, है ना, इन सब का रायता नहीं है भाई मिक्सचर। पहले तुमने मिक्स करके अपने पेट को खतरनाक तरीके से वो कर दिया है, तो डाइजेशन में प्रॉब्लम होती है ना। थोड़ा थोड़ा ज्ञान हुआ होगा डाइजेशन का, क्यों सब चीजें एक साथ नहीं लेनी चाहिए, है ना। क्यों बोलते खाना खाने के बाद एकदम पानी नहीं पीना चाहिए, हाँ, खाना डाइजेस्ट नहीं होगा, हो पाएगा, क्यों क्यों नहीं होगा, आप तुम बात करो ना, साइंटिफिक बात करो ना, मेरे से अभी तो बताया है, स्टमक में क्या है, एसिड, माहौल बहुत गर्म है, हाई पावर वाला, आग लगी हुई है पेट में, जठाग्नि बोलते हैं ना, एक वर्ड यूज करते हैं जठाग्नि, पेट की अग्नि जिसको बोलते हैं जठाग्नि, यानी कि एसिड है, और एसिड में तुमने आग, जलती आग में क्या करा, पानी डाल दिया, एसिड का तो काम खत्म, यानी कि तुमने उसे डिल्यूट कर दिया, डिल्यूट एसिड की पावर कम हो जाती है, एसिड आते हैं ना, कंसेंट्रेटेड एसिड और डिल्यूट एसिड, अब उसमें पानी डाल दिया। अब एसिड का काम क्या था भाई, डाइजेशन करना, एसिड मीडियम में प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, उसके बिना होगा नहीं, उसको तो तुमने ऐसे कैसे छोड़ दिया। अब क्या होगा, सड़ेगा ही खाना, पचेगा नहीं तो सड़ेगा, अब डाइजेशन जितने टाइम में होना था वो होगा नहीं, इसलिए खाने के बाद क्या कहते हैं, पानी नहीं पियो। समझ में आ गया क्यों नहीं पियो, पहले पी लो, चला जाएगा वो अपने रास्ते, है ना। और लोगों को आदत होती है, खाना जैसे ही खाया तुरंत पानी लेके बैठते हैं, पानी इसलिए लेना चाहिए कि अटक जाए तो ठीक है, लेकिन तुरंत खाना खाया और खाने के तुरंत बाद पेट भर के पानी पी लिया, उनका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल खराब मिलेगा। अभी फील नहीं हो रहा, लेकिन फील हो जाएगा।